वेरी गुड टू ओके ओके सो हाय गाइस। ये क्यू एंड ए आई थिंक पहला क्यू एंड ए सेशन है। सो अगर आप लोग मैं मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हो तो प्लीज़ कर लो। जो भी कर सकता है प्लीज़ कर लो कैमरा ऑन एंड प्लीज़ खुद को म्यूट कर लो। आई थिंक कार्तिक म्यूट नहीं है। सो अपने को म्यूट कर लो। ओके फाइन एंड सॉरी अबाउट द डिले। हाँ, हम लोग 5-6 मिनट का डिले हो गया है। ओके सो मैं सबसे पहले फ्यूचर क्लासेस का ना एक बार प्लान, कुछ चीज़ें मैं शेयर कर देता हूँ जो चीज़ें मैं प्लान करके आया हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से डाउट्स पूछ लूँगा। ओके, एक ये चीज़ मेरे को पूछनी है, यहाँ पे कोई सिविल सर्विसेज का इस बार का मेंस वाला बैठा है क्या, जिसे अपने डाउट पूछने हैं यहाँ? अगर कोई है तो कोई मैसेज या कुछ। Yes, sir. I am, ओके sir. ओके चिरुदीप, हाँ हाँ हमारी बात हुई थी। Okay, sir. फाइन देन चिरुदीप, ओके ठीक है। सो मैं आपका डाउट थोड़ा पहले ले लूँगा, आप फ्री हो जाना। सो मैं पहले ये शेयर कर देता हूँ कुछ चीज़ें। फ्यूचर क्लासेस का प्लान क्या होगा? आ, आज 22 पूरा रिकॉर्ड हो गया है। 21 भी मोस्ट प्रोबेबली आज रिकॉर्ड हो जाएगा। सो 21 एंड 20 हो सकता है कंबाइन हो जाए, हो सकता है सेपरेट रिकॉर्ड हो जाए। अगर वो सेपरेट होते तो फिर 13 क्लासेस हो जाएंगी कुछ ऐसे। बट दैट्स फाइन, ये हो जाएगा। फिर एक क्लास मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये मैंने पहले बात की है कि मैं न्यू ट्रेंड्स जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के टाइप पे मैं करवाना चाहता हूँ, न्यू ट्रेंड्स पे जो सवाल बने हैं। सो इसमें मैं जो सी ए पी एफ में जो एक नया ट्रेंड आया है 23 और 24 पे, जिस पे वीडियोस में बात की है, उस पे वो पूरी क्लास होगी। उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम पे मैं 24 और 23 के सी एस सी के सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा, जिस पे हमारी ही टेक्निक्स अप्लाई होंगी। और अब वो सी ए पी एफ में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे मैंने कहा था कि ये ग्लिम्स दिया है 24 में, और 25 में वो बूम करेगा। मेरी एक्सपेक्टेशन है स्टेटमेंट 1 2 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। सो ये मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूंगा। सो एक पूरी क्लास उस पर होगी। और 24 और 23 इसलिए क्योंकि 25 की हमारे पास आंसर की नहीं है सी एस सी की। सो 24 23 के कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका रेलेवेंस है सी ए पी एफ से। उसके बाद मैं दो क्लासेस पूरी पूरी प्लान कर रहा हूँ पेपर 2 पे। एक पहली क्लास जो होगी पेपर 2 पे, ये दोनों लेंदी क्लासेस होंगी आपकी सारी। सो जो पहला जो वीडियो होगा उसमें सब कुछ करवाऊंगा मैं, एसे प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल है, हाँ आर्ग्यूमेंट राइटिंग सॉरी। सो ये सारी चीज़ें। एंड इसमें मैं बेसिक जो फॉर्मेट है या जो इम्पोर्टेंट टिप्स मैं अपनी साइड से देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी पेपर्स लिखे हैं बहुत से। फिर जो मोस्ट प्रोबेबल आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हो, ओके सो यहाँ पे जैसे हेमंत सर के यहाँ एक है हेमंत्रा में अभ्यास लेखन करके, ये एक बूट कैम्प टाइप का आइडिया है, जो सी एस सी वाले होंगे उन्हें पता होगा। सो इसमें होता क्या है कि अगर आप लिख नहीं पा रहे हो पेपर, ये इनर्शिया जो ब्रेक करने वाला है, ये उसके लिए पूरा है सिस्टम की। इसके पेपर एक्चुअली मैंने कुछ कुछ चेक किए हैं। सो मैंने उसमें देखा है कि आप लोग गलती क्या कर रहे हो। सो मैं यही वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको पेपर 2 लिख नहीं पा रहे हो और अभी तक ये अगर इनर्शिया ब्रेक करने की दिक्कत आ रही है, सो कुछ ऐसे बूट कैंप टाइप का कुछ ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे जैसे इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि अभ्यास लेखन का बहुत बढ़िया है कि 3 घंटे एक फिक्स टाइम है, उस पर आपको आना है। 3 घंटे कैमरा ऑन होगा और आप लाइव लिखोगे, 3 घंटे का टाइमर होगा, उसके बाद आप सबमिट कर दोगे। 5 मिनट पहले आपसे पेपर शेयर होगा, जो फॉरम आई ए एस ने ए डब्ल्यू एफ जी में निकाल रखा है, अगर किसको पता हो तो। सो ये उसी टाइप का है कॉन्सेप्ट, और ये बहुत बढ़िया है, सी ए पी एफ में है नहीं एक्चुअली। सो अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो इस टाइप का लिख सकते हो। उनके मैंने जो ये लाइव आंसर जो लोगों ने लिखे हैं 3 घंटे में, वो मैंने कुछ कुछ चेक किए थे, कुछ इवेलुएट किए हैं। मोस्टली तो हेमंत सर ही कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ। सो उसी में मैंने देखा कि ये मतलब कुछ मिस्टेक्स जो आप लोग फ्रिक्वेंटली कर रहे हो वो सब मैं शेयर कर दूंगा। सो इस सब एक ही क्लास का मैं बता रहा हूँ, ये उसमें होगा। एंड अब आप लोग मेरे कोर्स का पार्ट हो, तो उसमें जो 17 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है इस बार के, उसकी भी हम लोग पीडीएफ शेयर कर देंगे, मैं ग्रुप पे डाल देंगे। ठीक है, सो आप वहाँ से भी कुछ कुछ प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे प्रोबेबल टॉपिक भी पूछे हैं एसए के, रिपोर्ट के। सो ये वहाँ से आप ले सकते हो, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके वो बनाए गए हैं 17 टॉपिक्स। इसके अलावा जो लास्ट क्लास हमारी होगी ना, उसमें मेरा फोकस है ग्रामर पे। जो ग्रामर का पोर्शन है ना, वो 10 नंबर का ग्रामर, और उसके बाद लास्ट का जो एकदम लास्ट है, सिक्स क्वेश्चन का लास्ट 5 नंबर का, जिसमें मिस्टेक पकड़नी होती है।
ये 15 नंबर के ग्रामर ने इतना आतंक मचा रखा है लोगों की जिंदगी में कि इसके लिए लोग 3 3 4 4 दिन तैयारी कर रहे हैं। सो ये ना हो, सो इतना ज़्यादा एफर्ट, डिसप्रोपोर्शनेट एफर्ट लोग ना डालें, इसलिए मैं एक ही क्लास में ग्रामर के वो एंटायर वो पोर्शन 1.5 घंटा 2 घंटे जितने में होगा सब कुछ करा दूंगा। सो इसमें मैं वॉइस, नरेशन, प्रिपोजिशन, वर्ब, क्वेश्चन टैग, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस जितने हैं वो सब करवा दूंगा और हैंड रिटन नोट्स लिखवा दूंगा। ठीक है, सो उसी 1.5 2 घंटे में आप लोग सब लिख लोगे और बस उतना कर लेना, 90% ग्रामर हो गया। जो बीच का वो 5 नंबर का ग्रामर है, वो 10 नंबर का कि क्या है वो फ्रेजेस से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, वो तो आप वैसे भी अनप्रिपेयर्ड ही जाते हो। सो अब वो वहीं पे डिड्यूस करोगे। सो ये हमारा आगे का प्लान है। ये मतलब अब यार देखो, जब ये कोर्स लॉन्च हुआ था तो इसका ओरिजिनल पर्पस था कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाए उनके लिए जिन्होंने पेपर 1 की बुक्स, बेसिक बुक्स कर ली हैं और थोड़ा बहुत राइटिंग कर लिया है। सो उसी लाइन पे हम लोग ये सब कुछ कुछ थोड़ा बहुत प्रोवाइड करवा रहे हैं कि ठीक है यार, अब वो फिर बात ही खत्म हो जाएगी, फिर आपको इसके बियॉन्ड कहीं और नहीं जाना होगा। ठीक है, सो पेपर 1 में जो एक्स्ट्रा है, पेपर 2 में जो एक्स्ट्रा है, वो सब बता दिया जाएगा, फॉर्मेट वगैरह सब दे देंगे। ठीक है, बस मैं PYQs नहीं करवा पाऊंगा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, तो वो आप कर लेना के दिन। एंड यस, एक ये लास्ट चीज़ है। लास्ट कई लोगों ने मुझसे भी पूछ लिया क्योंकि अब 4 वीक्स बचे हैं आज के बाद, आई थिंक परफेक्टली। सो ये जो लास्ट 28 दिन है, ये जो लास्ट 4 वीक्स हैं, इनको कैसे प्लान करें। सो अब मैं आपके लिए प्लान नहीं कर सकता, ना मैं कोई ऐसा कुछ टिप दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा है। मैं बस कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़्यादा की है, मतलब इतने थ्रू आउट द ईयर्स बहुत ज़्यादा प्लानिंग लगती है और अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरह की प्लानिंग लगती है। CAPF का मैं बता देता हूँ। दो मैं बेसिक टिप दूंगा। पहला है रिवर्स प्लान बनाना। रिवर्स प्लान का मतलब है कि उल्टा प्लान बनाना। लास्ट वीक तो ये 4 स्लैब बन जाएंगे और प्लान तो डेफिनेटली बनाना। मतलब अगर इस वीडियो से, इस सेशन से, Q&A से कोई एक चीज़ तुम ले जाना चाहते हो तो वो ये है कि अगले 28 दिन का तुम्हारे पास वीकली और डे वाइज प्लान होना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं बोल सकता हूँ। अगर एक लाइन तुमने इस पूरे सेशन में सुनी है तो बस वो यही है, वीकली और डेली प्लान तुम्हारे पास डेफिनेटली होना चाहिए, रिटन फॉर्मेट में, दिमाग में नहीं। ठीक है, सो ये कर लेना इंश्योर। ये प्लान वीकली बनेगा कैसे, उल्टा बनाना, लास्ट वीक को पहले प्लान करना फिर पीछे की तरफ आना। और लास्ट वीक में मेरा एक वो है, एक सजेशन है कि जो इनिशियल 3 दिन है, 3 4 दिन है, लास्ट के 3 4 दिन तो तुम्हें जो फोमो है, जो तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा क्रूशियल है वो करो। इसमें कोई सही नहीं होता, कोई गलत नहीं होता, सारी प्लानिंग सही है। जो उससे पहले के 3 दिन है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, इसमें ना PYQ डेफिनेटली कर लेना 2023 और 24 का। PYQ से मतलब है पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट कर लेना और उसको सॉल्व करना है हमारी टेक्निक्स यूज़ करते हुए, अपनी फैक्चुअल नॉलेज। उस फ्लो में आना बहुत ज़रूरी है, उस लैंग्वेज की फ्लो में, उसकी फील्ड में आना जो UPSC तुमसे पूछने वाला है उस वीकेंड। सो ये काम हमेशा लास्ट वीक में करना होता है। मैं सिविल सर्विस के प्रीलिम्स के लिए हमेशा ये करता हूँ और मैं अपने सारे फ्रेंड्स को मैं रिकमेंड करता हूँ और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये लास्ट में डेफिनेटली कर लेना, लास्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेंसडे में से कहीं भी। 23 और 24 का पेपर, 22 का तुम्हारा मन है, श्रद्धा है तो ठीक है, तीनों ये पेपर कर लेना। ये अटेम्प्ट कर लेना लैंग्वेज पकड़ते हो, हमारी टेक्निक्स लगाते हुए आराम से। ठीक है, 2 2 घंटे में OMR वगैरह भर के, ताकि वो गलती ना हो। उसी जोन में चले जाना पेपर देने। कोई भी कोचिंग का पेपर वगैरह उसके बाद नहीं देना है, लास्ट वीक में कुछ नहीं करना है। और उसके बाद तुम पीछे के 3 वीक्स कैसे प्लान करते हो तुम्हारे ऊपर है। दूसरी जो मैं चीज़ बोलूँगा वो है कि अपना प्लान ना प्रायोरिटी बेस्ड प्लान बनाना। प्रायोरिटी बेस्ड से ये मतलब है मेरा कि इस Q&A सेशन में मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा है जिसने लाइफ के अपने सारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो भी उसने अपने बनाए हैं पढ़ाई से रिलेटेड, वो सब हमेशा अचीव कर लिए हैं। सो हमेशा चीज़ें छूटती हैं, अभी भी छूटेंगी। सो कुछ तो छूटेगा, ये गोल्डन रूल है, कुछ तुम्हारा छूट जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेट है, ये एकदम खून से लिख के ले लो, छूटेगा। सवाल ये है कि क्या बेस्ट, जो सबसे अच्छे लोग, सबसे ज़्यादा मेहनती होंगे यहाँ पे, वो उनका भी बेस्ट केस सिनेरियो 70% है। 70% ही तो उन लोग टॉपर्स भी अपना प्लान अचीव कर पाते हैं। सो 30 तो उनका भी छूटता है। पॉइंट ये है कि वो क्या छूटेगा 30।
सो प्रायोरिटी बेस्ड प्लान का मतलब क्या है कि जब तुमने वो पॉइंटर्स लिख लिए कि इस हफ्ते में मुझे ये काम करना है, इस हफ्ते में, उसके बाद रेड पेन उठाओ और उनकी रैंकिंग करो कि एग्जाम के हिसाब से, पीवाईक्यू के हिसाब से और तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से सबसे ज़्यादा मार्क्स का जंप कौन देगा। यूजुअली ये वो काम होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जैसे पेपर टू लिखना। जैसे अभ्यास लेखन में सर क्या करवा रहे हैं, हेमंत सर, 10 पेपर लाइव लिखवा रहे हैं ज़बरदस्ती, उसी दिन बैठा के। ये 10, आई थिंक 3 हो गए हैं, 7 बचे हैं, बट वो 3 भी मैंने सर से बात कर ली, इवेलुएट कर देंगे अगर कोई लेता है तो। सो ये 10, तो उसका पर्पस क्या है कि वो ज़बरदस्ती बैठा के 10 तुमसे फुल लेंथ 3-3 घंटे के पेपर लिखवाएंगे। ये सबसे डिफिकल्ट काम होता है, ये कर लो। ये तुम्हारा स्टार लगेगा, ये है एकदम ही रैंक 1। ये काम नहीं छूटना चाहिए उस हफ्ते में। अगर 3 पेपर लिखना है पेपर 2 के, तो वो 3 पेपर होने ही चाहिए, ये रैंक 1 है। उसके बाद रैंक 2, रैंक 3, अब ऐसे आएगा। सो जब तुम पेपर वो प्लान फॉलो कर रहे होगे, सो संडे तक में तुमने मान लो 60-70%, 80% प्लान अचीव हुआ, तो वो जो 20% बच गया वो सबसे बेकार 20% होना चाहिए। या तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, या वो पीवाईक्यू के हिसाब से सबसे लीस्ट रेलेवेंट है। ओके, सो इस फॉर्मेट में प्लान बनाओगे तो तुम्हें लास्ट में अफसोस कम होगा। प्लान तो देखो 70-80% ही अचीव होगा, बट वो बच क्या रहा है वो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, सो कुछ छूटेगा, ये दिमाग में रखना, पता तो है ही तुम्हें। बट प्लान उस हिसाब से बनाना, वो रेड पेन से रैंकिंग कर लेना। ठीक है देन, एंड अब अगर, ओके सो चिरुदीप, आई थिंक आपसे स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ। अभी तक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा कि कैसे क्या कोर्स चल रहा है, बढ़िया सा। सो जो भी डाउट है अब आप स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, अब आप पूछ सकते हो। सो चिरुदीप, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहता हूँ। Hi, sir. हाँ, हेलो। Hi, sir. I am Chirdeep, sir. Last year, I was not able to clear the examination, sir, by 4 marks, sir. यस। Uh, I have completed my syllabus more than 6 times, sir, last year. But I am not able to get the good score in the paper one, sir. I have been feared, sir, by seeing that paper, sir, last year paper. It was very lengthy and reasoning and arithmetic is my weak area, sir. ओके, He has given more than I think 20 questions from that reasoning and arithmetic, sir. I only doing 8 questions, sir. It was my major drawback, but I only putted 101 questions, sir, last year. ओके, That's it, sir. Paper two, I can manage, sir. I have a gut feeling that paper two can be manageable for me. Only नहीं paper नहीं, one is. it's not a gut feeling, it's a fact. If you are appearing for mains this year, it's a fact that you will be scoring above average for obvious reasons. The paper 2 is nothing but the English compulsory paper with one or two more essays. That's it. Yes, sir. So you can Yes, sir. manage it. So there's no need. Just attend those 2 classes in the end. Okay, Okay, sir. Okay, that I sir. will put for paper 2. That's all the extra information that you require for paper 2, apart from your already prepared writing skills and everything. ठीक है? Okay, sir. As for paper 1, 101 is slightly less, I would say. Okay, so Okay, sir. for 101, if I might ask, what was your score? It was in 90s, 80s. What was it? 90, sir. 92, sir, last year Okay, score. 92. 92 was close to cutoff, but okay, 92 is not as per your Yes, potential. So, sir, my EWS cutoff has cleared, sir. I am belong to that category, sir. EWS category, sir. okay, 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 okay. But yes, but the idea is that you have to score at least, if the cutoff is 97, 99, below 100, you have to score 120 plus, na? Yes, Only sir. then you will be able to make it to the ranks, even if you get an average marks in interview or so. We can't leave things to fate or hope. We have to Yes, plan sir. everything. So, from the on that note, paper 1, okay, fine. If your CSAT is really that weak, that it's Yes, that you can't do it, or and you're also appearing for mains, so I would recommend that do only this basic things. Just a second. I have done this analysis for maths. Someone asked me on the group last night. So for maths, this analysis I'm sharing, you can write it down somewhere. okay, sir. Okay, sir. So if anyone wish to write it down, okay, maths mein what's the most important topics, you can write it down right now. I will speak slowly. In 2024, I have noticed this,
the variety has increased. What it means is, and the difficulty has been reduced. So 20 is the question which I believe was asked in 2024. In 23 Yes, it sir. was 14, but the difficulty was high. In fact, when you go back 5 years, I have gone back. In the last 5 years, only 2023 was the year in which difficulty was uh, way too above average, you can say. So even from the obvious topics, the questions were unbearable. Like question, you can't solve them that easily. So 23, you should consider it as an aberration, not as a norm. Okay, Okay, sir. so don't go after 23. Look at 24, 22. These were doable. So in 24, there were some topics which were more in demand. Besides, if you would look at a CSAT paper, Civil Services Aptitude paper, I think if the team is same, because the trend is going in the same way as it has gone for civil services, the kind of questions that they are switching to the new pattern is same in both exams. So in 24, the focus areas were number system, average. If you would jot down these topics, then you only have to prepare for these topics, Chirudeep. Okay, These are sir. the more what you can say marks fetching areas, and you have to prepare nothing else. So you Okay, can sir. take that risk because you are actually I think you have attempted only 8 out of 20 questions, no? So write this: number system, average, percentage, time and work, and then mensuration and interest as in simple interest and compound interest. That's it. Okay, sir. These are the new hot topics. By new hot topics, I mean in the last 2 3 years, they have become the more favorite topics of UPSC. So they are hitting on these areas in both civil services and here too. Okay, sir. Okay, so focus on this. Look at the PYQs, only the maths portion, and see if you can solve questions from these topics only. Look, UPSC being UPSC, you know how unpredictable they are. So they might उनका फिर mood swing हुआ and they will shift back again to entire reasoning. So we Yes, can't be sir. prepared for what's the worst or what's the most radical thing that can happen. But we can prepare for what's the most probable scenario. This is the most probable scenario. Okay, sir. Be prepared for this. Reasoning can make a drastic comeback because UPSC being UPSC, but the chances are very slim. At this point, focus on this. Trend is shifting towards quantitative. And since you are taking the course, I think you should, because you have also civil services main, so you should do at least once all the videos with pausing at the right, with pausing and then trying to solve the questions. And then you should do that last May PYQ, which I talked about in the last week. Okay, sir. If you do this, Chirudeep, I think that will be sufficient given the time and effort analysis. This is good. This is good for CAPF. Is I go to revise again, sir, entire portion of syllabus, sir, once. How much it would take you? I will. Number of hours. I don't know, sir, but I can manageable, sir. I can do it, sir. I Okay, think. if CAPF is one of your priorities, then do that. Yes, sir. Okay, sir. It should not take you more than 30 hours, as Okay, per sir. my opinion. If you can manage it, somehow squeeze it into 30 hours, roughly, because most of the things would overlap with your mains preparation too, civil Yes, services. sir. I have prepared notes, sir, for every thing, sir. Then 25 to 30 hours. That's the golden Okay. ratio. Try to achieve things in that time. Then you can make a balance for both the exams. Okay. Okay, sir. I hope I have answered most of your questions. Okay. Yes, sir. Okay, Yes, fine, sir. fine, fine. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Chirudeep. Next, Pratibha. Hello, sir. Good afternoon. Okay, good afternoon. How are you, sir? Sorry. Sir, how are you? How are I'm you, sir? fine. I'm fine. Great, I sir. think you came to the webinar too, right? Yeah. Yeah. Yes. Okay. Yes. I'm attending all the classes. Okay. So the major barrier I'm facing right now is कि पिछले 2 वीक से है ना, मैं अगर जीएस रिवाइज कर रही हूँ तो मैं क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पा रही. कहाँ के क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पा रही हो? पेपर वन. ओके, नहीं, किसके क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पा रही हो?
कोचिंग लाइक के PYQs, नो PYQs भी या और भी कोई क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड दूसरे एग्जाम्स में, तो वो मेरा मिस आउट हो रहा है completely. Now the next 3 weeks मेरे को क्या फोकस करना चाहिए? Either I have to go back to revise the concepts, the facts, the static part, और completely मेरे को फोकस करना चाहिए to attempting many questions. ओके नहीं, अगर ये मिसमैच हो रहा है दोनों में, मिसमैच से Yeah. मेरा मतलब है कि तुम्हारे सोर्सेज क्या हैं एक बार बताओ, फिर मैं उसके बेसिस पे बता पाऊंगा। जैसे कि अगर तुम्हारे सोर्सेज गलत हैं, लेट से, अगर बेसिक सोर्सेज में आई थिंक मैंने हमारे वेबिनार में भी बेसिक सोर्सेज बताए थे, अगर तुम सोर्सेज पे कॉन्फिडेंट हो तो फिर तुम सही डायरेक्शन में हो, तो फिर वो कभी ना कभी आ जाएगा। क्वेश्चन हो नहीं रहे ना पीवाईक्यू के, यार वो पेपर बना ही ऐसा रहे कि क्वेश्चन नहीं होंगे। 250 में से 97 का मतलब समझ रहे हो? वो बहुत बहुत खराब रेशियो है। सिविल सर्विसेज में पिछले 10-12 साल में ये रेशियो सिर्फ एक साल देखा गया था जब 200 में से 76 कट ऑफ गई थी। ये वही रेशियो रेप्लिकेट कर दिया इन्होंने 250 में से 97 250। सो ये रेशियो वो खुद ही गिरा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो तुम फील कर रही हो ये बाकी लोग भी फील कर रहे हैं। सो ये नॉर्मल है, नहीं होंगे पीवाईक्यू सॉल्व, खास करके 23 और 24 के। बट मतलब ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं गिरना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि तुम्हें यार इस पॉइंट पे दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होगा। इनफैक्ट इस पॉइंट पे रिवीजन ज़्यादा रखना होगा और पीवाईक्यू पे थोड़ा कम फोकस रखो। इनफैक्ट पीवाईक्यू की जो मैंने वो चीज़ बोली थी कि वापस जाओ, और वीडियोस में कई जगह है भी कि वापस जाओ और ये देखो कि पीछे वाले पीवाईक्यू के ऑप्शन से नया वाला पीवाईक्यू बन रहा है। सो ये वाली चीज़ तुम चाहो तो कर सकती हो, इसमें तुम्हारा दोनों इंटीग्रेट हो जाएगा कि पीवाईक्यू भी हो जाएगी और वो वाली लर्निंग भी हो जाएगी और कुछ नया भी रहेगा, तो ठीक है, फ्लो बनता रहेगा। अगर पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहे हैं तुम्हारे स्टैटिक सोर्सेज से, और स्टैटिक सोर्सेज तुमने अच्छे से कवर कर लिए हैं, मतलब स्टैटिक वो एक्चुअली में ढंग के जो मैंने रिकमेंड किया बाकी टॉपर्स ने कहा है वही सोर्सेज हैं, तो फिर घबराओ मत। वो फिर तुम ऑलरेडी कट ऑफ के क्लोज हो, उसमें कुछ बहुत वियर्ड नहीं है, ये होगा। वो 80-90 नंबर, बहुत बहुत अच्छा तुमने पेपर किया तो तुम 80-90 नंबर तक पहुंच पाओगी, और कट ऑफ 100 के आसपास अगर हुई तो। सो ये अब नॉर्मल सिनेरियो बन रहा है। बाकी और कोई दिक्कत है तुम्हें? अगर मैं अपनी साइड से रिकमेंड करूं, 2-3 हफ्ते दोनों को बैलेंस करो, पीवाईक्यू पे भी देखो। बट अगर तुम्हें शक है कि तुम गलत पढ़ रही हो तो फिर तुम वो दोनों क्रॉस वेरीफाई कर सकती हो। सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू देख लो जल्दी से, और फिर अपना देखो कि यार ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, मतलब क्या दिक्कत क्या है यहाँ पे। सो ऐसे ये दोनों को साथ में देख सकती हो। ओके, सो ये ट्राई कर लो। कोई Thank you और so डाउट? much, sir. No, ओके, no, thank you, sir. Thank you. थैंक यू। नाउ सवन और सावन, सॉरी आई कांट प्रोनाउंस योर नेम। Yes, sir, Savan it is. Jai Hind, ओके sir. सावन, जय हिंद। Sir, I've got a couple of questions. ओके I ओके। need your patience for that. Sir, first being actually initially थोड़ा network issue आ रहा था. For that, I had might missed out on your instructions, but you were mentioning about a couple of videos for paper two, right? So by which date we can expect them to be uploaded? As in, it would be good कि अगर जल्दी हो जाए so that we can वेंसडे और थर्सडे। यार दिक्कत क्या है, पेपर टू मुझे एंटायर प्रिपेयर करना होगा और फिर मेरे को वो दोबारा देखना होगा कि मतलब मैं वो उसको वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मतलब करने को वो ट्यूसडे भी हो जाएगा, बट उसको थोड़ा तमीज से करना चाहता हूँ, तो वो वेंसडे या थर्सडे इवनिंग तक हो जाएगा। मतलब हमारी नेक्स्ट Q&A तक तुम पूरा एकदम सॉर्टेड आउट हो गए पेपर टू को लेके। जो that भी would तुम्हारे be मन में डाउट है वो सब रिजॉल्व हो चुके होंगे 4 दिन बाद। yes, sir, that would be good enough, sir. Thank you for हाँ that. ठीक है। उसमें सर आप इम्पोर्टेंट थीम्स वगैरह भी मतलब यू आर हाँ, गोना इम्पोर्टेंट थीम्स प्लस अभ्यास लेखन का एक वो प्रोग्राम है हिमंत्रा पे, जब तुमने कोर्स खरीदा होगा तो वही साइड में देखा होगा। उसमें ना 17 मोस्ट क्रूशियल जो इस साल के हिसाब से थीम है, उसके हेमंत सर हैज़ एग्रीड टू शेयर हिज PDF फाइल्स। सो वो एज इट इज़ शेयर कर देंगे हमारे ग्रुप्स पे। मतलब तुमने कोर्स लिया तो ठीक है, इतना हम कर सकते हैं, ये हम कर देंगे, एंड तुम वहाँ से डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो। सो उससे फैक्ट्स, तुम्हें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कोट्स वगैरह, वो वहाँ से एज इट इज़ निकाल लेना, तुम्हारा वहाँ पे काम बन जाएगा। ठीक है। एंड वो थीम्स हो जाएंगी, और बाकी के मैं ये बता दूंगा कि टैकल कैसे करते हैं और वो ट्रेंड जा किधर रहा है। जैसे पेपर टू में ना एक ये चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ, मैं जब भी लोगों को बोलता हूँ कि यार SDG याद कर लो, ये आलस बहुत करते हैं। सो मैंने इस बार प्लान किया है कि अब मैं नहीं, तुम पे नहीं छोड़ूंगा कि SDG यूट्यूब पे एक 10 मिनट की वीडियो देख के मैं खुद ही बता दूंगा। मैंने कहानी बना रखी है 17 SDG, वो पिरो के, फिर उसको यूज़ कब करते हैं, कहाँ करते हैं, आर्ग्यूमेंट में कहाँ डलेगा, ऐसे में कहाँ डलेगा, कंक्लूजन में कैसे डालना है,
सब मैं वो कर करा के उस पूरी वीडियो में सब अच्छे से बता दूंगा। 10 मिनट की लास्ट में एसडीजी तुमको रटवा के एकदम घर भेजूंगा एकदम बढ़िया से। ठीक है, वो सब थर्सडे इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, थर्सडे रात तक तुम्हारे पास वो वीडियो होगी मोस्ट प्रोबेबली। सो नेक्स्ट तब तक तुम सॉर्ट आउट हो जाओगे, बाकी की चीज़ें पे अभी फोकस कर लो और लिखो। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्टी रिफिल्स प्रोपोर्शनेट टू योर मार्क्स, सो लिखो। ठीक है, खूब लिखो। और अगर नहीं लिख पा रहे हो तो कुछ बूट कैंप टाइप का कोई एकदम पकड़ लो, या अपने भाई बहन को पकड़ो और उसको बोलो कि मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, मुझसे पेपर करवा। ठीक है, 500 रुपये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है इस टाइम पे, मैंने दिए हैं और मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, 500 नहीं 1000 दे दो, लालच दो किसी को, मम्मी को दे दो कि एकदम लाओ पकड़ो और मुझे बैठा के लिखाओ मुझसे ज़बरदस्ती, जब तक वो 3 घंटे नहीं खत्म हो छीन लो मुझसे पेपर। दो किसी को पैसे, वो करेंगे घर वाले। ठीक है, कोई छोटा कजन वजन हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, सर, और बताओ। जी सर, एक और क्वेश्चन ये था, जस्ट लाइक द वे यू आर टेलिंग अस इन द सेशंस, लाइक वो हम्म। 2 घंटे कैसे प्लान कर रहे हैं, रिक्वेस्टिंग अ सिमिलर थिंग कि आप जब पेपर 2 के लिए डिस्कस करो, like how exactly it would be most efficient to manage time in those 3 hours for paper 2. हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो बताऊंगा, मैं कह रहा हूँ मैं वो सब कुछ बताऊंगा। मैं ये लेके चल रहा हूँ कि तुम्हें सिर्फ लिखना आता है, कैसे लिखना है, कब लिखना है, कितना लिखना है, कब मूव करना है। यार देखो, पेपर 1 में अगर तुम्हें याद हो हम लोगों ने टाइम स्टैम्प की बात की थी, कि तुम्हें कैसे पता चलेगा पेपर छूट रहा है। अभी चिरुदीप ने बोला उसका पेपर छूट रहा है, टाइम स्टैम्प अगर तुम करते हुए चलोगे कि यार 45 मिनट में मुझे यहाँ होना चाहिए था, मैं नहीं हूँ, तो उससे एक आइडिया लगेगा ना फास्ट मूव करना है। पेपर 2 में तो यार पेपर छूटेगा और मेजोरिटी लोगों का तो छूट रहा है, सो तुम्हें वो करना ही होगा। ओके, सो ये करते हुए टाइम स्टैम्प वगैरह, सीक्वेंस सीक्वेंस भी कई बार मैटर करता है, कि अगेन लास्ट में तुम किसे पेस बढ़ा के लिख सकते हो, वो ऐसे है। सो वो सीक्वेंस क्या रहेगा क्वेश्चन का, ये सब मैं बता दूंगा। ठीक है, सो इनिशियल वो वीडियो में सब कुछ होगा। उसके बाद अगर कुछ भी डाउट है नेक्स्ट संडे Q&A सेशन, उसमें पूछ लेना। Sure, sir. And the second, my question was related to the mindset, as in, as you have shared your story, facing 3 prelims failure back to back is just next to hitting rock bottom. और वहाँ से getting a rank 4 is quite, sir, overwhelming. As in, sir, how you handled your nerves? I mean, उतना आसान नहीं रहता, sir. हाँ मतलब ये तो बहुत इन डेप्थ सवाल पूछ दिया तुमने, बट यार मेरा ना हमेशा से एक चीज़ क्लियर थी। अगर किसी ने मेरा बैकग्राउंड देखा हो तो मेरा ऑफिशियल जो बैकग्राउंड है वो यूपीएससी के जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उसमें से सबसे खराब है। मैंने बीए प्रोग्राम कोर्स किया है, वो भी करस्पॉन्डेंस से। सो ये मेरी ये गट्स यहाँ से आए हैं कि मुझे ये पता है मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसमें वो 97 98 99% लोग नहीं कर रहे हैं। सो मैं वहीं पे जीत गया, बात ख़त्म। दूसरी चीज़, मुझे अपने काम पे पूरा यकीन है कि मैं जो कर रहा हूँ तमीज़ से कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैं पीवाईक्यू करता हूँ, लोग पीवाईक्यू नहीं करते, लोग ब्लाइंडली 14 घंटे रीड कर रहे हैं, नहीं मैं वो शार्पनिंग द एक्स वाला अगर किसी ने सुना हो, अब्राहम लिंकन का सेंटेंस, 6 घंटा काम है तो मैं 2 घंटा तो शार्पनिंग द एक्स करूँगा, 4 घंटा पेड़ काटूंगा, वो मैं करता हूँ। सो वो सब मैंने किया है, तो मुझे फेद है अपने प्रोसेस पे, वो मुझे फेद है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ सही जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ सेम पैरेलल स्टोरी मेरे एक फ्रेंड की थी, वो इसी बार उसने फॉरेस्ट का इंटरव्यू दिया है। उसके बाद सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था, वो फॉरेस्ट में सिलेक्ट हो गया, फॉरेस्ट सर्विसेज में। हम दोनों सेम टाइम पे सिलेक्ट हुए, हम दोनों का सेम प्री नहीं निकल रहा था। सौरभ इज़ माई फ्रेंड्स नेम, वो है लिस्ट में, शुभम सौरभ। सो वो सो मतलब ये यार ये साथ में चलता है, ये ठीक है ये। और जब बाकियों की जर्नी देखोगे ना, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जर्नी देखोगे सीएपीएफ में बाकी जगह, ऐसी जर्नी है सबकी, ऐसी है कि आई हिट द रॉक बॉटम और फिर वो वहाँ से बिल्ड किया है चीज़ों को। सो सबके साथ यही है। एंड अगर मैं उसकी बात करूँ कि तुम, अब ये तो देखो मैंने बहुत वेग एडवाइस दी है, इसको डेली लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करोगे। सो इसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मेरे लिए बस एक पैरामीटर था कि मैं जो कर रहा हूँ सही है कि नहीं। जब रात में हम लोग सोने जाते हैं ना, तो बस हमें पता होता है, सिर्फ हमें, और किसी को नहीं पता होता, चाहे वो दिन भर लाइब्रेरी में साथ बैठा हो, फ़ोन पे हमने उसको कुछ भी कहा, सिर्फ हमें पता होता है डेली कि आज तमीज़ से पढ़ाई हुई है या नहीं हुई है। अगर मेजॉरिटी डेज तुम खुद को ऑनेस्टली बोल पा रहे हो कि हाँ यार आज ढंग से पढ़ाई हुई है, मेजॉरिटी सक्सेसफुल लोगों का यही पैरामीटर है, वो खुद से अगर बोल पा रहे हैं मेजॉरिटी डेज, हर रोज़ नहीं बोल पाओगे, मेजॉरिटी डेज तुम खुद को बोल पा रहे हो आज तमीज़ से पढ़ाई हुई है, आज अब आज बढ़िया नींद आएगी,
आज थक गया मैं, आज मैंने ढंग से अपना पूरा एफर्ट डाला, सब कुछ किया, दैट्स गुड एनफ फॉर मी। चाहे 3 बार प्री ना निकले, चाहे 3 बार कोई एग्जाम ना निकले, दिस इज गुड एनफ फॉर मी। ठीक है, सो मेरे लिए यही था कि मैं ठीक हूँ, आई एम ट्रू टू माई सेल्फ, और वो ठीक चल रहा है, तो ठीक है, वो कभी ना कभी मिलेगा। सो यही था मेरे लिए। सो ये तुम प्रैक्टिकल डेली जो अप्लाई कर सकते हो यही है। एनीथिंग एल्स? No, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू। एंड नाउ यार कुछ नाम छुप रहे हैं। यश, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर। गुड सर आफ्टरनून। सर ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, और जैसा आपने बोला था थ्योरी ऑफ फ्लूइड के हिसाब से आप अधिकतर जितना हो सके आप उतना रिस्क लेके अटेम्प्ट करो। तो सर 2023 और 24 के क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट करे, तो वो मुझे रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ 2021 और 20 के, तो वो मेरे को रिस्क ज़्यादा दे करके मेरे नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही है, क्योंकि 2021 में फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। जैसे मैच द कॉलम में आपको हिस्ट्री के सीधे सीधे नाम दे के बुक दे रहा है, तो मेरे कम से कम नहीं तो 15 क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पे गलत हो रहे हैं। तो सर क्या हम रिस्क ले लें 2025 के ऊपर सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन का? तो वो मेरे को थोड़ा डाउट है सर इस बारे में। ओके, एक मैं इसमें 2 चीज़ें क्लैरिफाई करूंगा। अभी ना आज 22 की वीडियो अपलोड हो जाएगी, 2022 की। 2022 वाज द ट्रांजिशन ईयर, उसमें फैक्ट्स भी हैं और ये वाला ट्रेंड आना शुरू हो गया था। हाँ हाँ सर, उसमें मेरे 140 क्वेश्चन 140 नंबर आ रहे हैं। हाँ वो, और फिर और एक्चुअली में 22 की कट ऑफ भी आई थिंक 135 के आसपास गई थी। सो इसलिए आ रहे होंगे। और पीछे जाओगे तो और ज़्यादा फैक्चुअल पेपर है। सो एक ये पहली चीज़ मैं बता देता हूँ कि फैक्चुअल पेपर में भी टेक्निक्स लगती हैं, वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा ऑन पर्पस, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं हमारे अभी वाले टेक्निक्स के साथ। सो वो अब काम की नहीं है। ठीक है, उसमें भी टेक्निक्स लगती हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे जैसे लोग वो हर जगह कुछ ना कुछ हमने ढूंढ रखा है यार, मैंने एसएससी में ढूंढ रखा है यार, बाकी छोड़ दो। सो ये टेक्निक लगेगी वहाँ, बट वो उतने मायने नहीं रखती, तो वो मैं सिखाऊंगा नहीं, इसीलिए तुम्हारे वहाँ पे कम नंबर अभी बन रहे हैं। दूसरी मैं ये चीज़ बोलूँगा कि उस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत करो कि वो फैक्चुअल पेपर में क्या जा रहा है, कैसा बन रहे हैं नंबर। इनमें ठीक बन रहे हैं तो तुम अपने अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते हो। सेकेंड चीज़, अगर तुम्हें शक है तो ठीक है, तुम 110 करो और फिर वहाँ पे पेन ड्रॉप कर दो और फिर पेंसिल से करो। सो तुम जो बोल रहे हो कि मेरे नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं, ये पेंसिल वाले नेगेटिव ज़्यादा हैं या सिंपल ब्लैक पेन वाले नेगेटिव ज़्यादा हैं, ये भी मायने रखता है। तुम्हें जहाँ तक जब मन भर जाए तुम्हारे हिसाब से कि तुमने ठीक क्वेश्चन कर दिया, वहाँ रुक जाओ। और अब तुम खुद को और ज़्यादा रिस्की बनाना चाहते हो तो फिर तुम पेंसिल उठाओ, पेंसिल से सॉल्व करो, और फिर ये बताओ मुझे कि पेंसिल से नेगेटिव बने या पॉजिटिव, ये ज़्यादा मायने रखता है। अगर पेंसिल नेगेटिव जा रहा है बार 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 बार, तो फिर दिक्कत है। पेंसिल पॉजिटिव जा रहा है, वेल एंड गुड, करो फिर। ठीक है, सो ओके सर। इसमें ज़्यादा घबराओ मत, ये ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। और अभी 4 हफ्ते हैं ना अभी, और मतलब ये कोर्स 2 बार देखोगे। जो मैंने 30 आवर्स वाली बात की है कि कोर्स 2 बार देखना है और 1 बार तुम्हें पीवाईक्यू करना है। और एक और ये चीज़ होगी, जब तुम लोग पीवाईक्यू करोगे तो मैंने तो सिर्फ 35 सवाल करवाए हैं, बाकी के सवाल पे भी तुम लोग कुछ अनशन टेक्निक लगा रहे होगे कि मतलब ज़बरदस्ती लगा रहे होगे, कभी लग नहीं रही है कुछ गलत लगा दी, या कुछ लगी सही और डिड्यूस गलत कर लिया, मैं भी कर लेता हूँ। मैंने तुम्हें 35 बताया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने एग्जाम में 35 के 35 पकड़ लिए थे। मैंने उसमें से शायद ऐसे 28 पकड़े होंगे, 30 पकड़े होंगे। मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम 20 भी पकड़ लोगे तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। बट पॉइंट इज कि अभी तुम सीखोगे जब तुम और क्वेश्चंस पे करोगे जिस पे मैंने नहीं बताया टेक्निक लग रही है या नहीं। कुछ पे लग रही है, लग रही थी, मैंने काट दी है क्योंकि एक पेपर से 35 बहुत है। सो मैंने सिखाया नहीं। सो वो जब और करोगे और प्रैक्टिस करोगे, मैं कुछ सीएससी के सवाल करवाऊंगा, सिविल वाले। सो जब और देखोगे तो फिर तुम रियलाइज करोगे कि अच्छा ठीक है, विद टाइम मेरा और रिफाइन हो रहा है, मुझे और समझ आ रहा है, तो वो और अच्छा बनेगा। वो जो नेगेटिव तुम यश बोल रहे हो वो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ओके। ओके सर। ओके। और क्या हम सीएपीएफ के साथ एनडीए, सीडीएस और सीएससी की पीवाईक्यू भी देख सकते हैं इन पिछले 2 या 3 साल के? क्योंकि पर्पस क्या सीएपीएफ है? के मैंने क्यों पर्पस मतलब? है यही है ना, जैसे एनडीए और सीडीएस का लगभग लगभग सर वही, मेरे को ऐसा लगता है कि सेम सेम ही है। साइंस भी उसमें लगभग सेम होती है फिजिक्स को छोड़ के। बायो और केमिस्ट्री का लगभग लगभग सेम आता है क्वेश्चन। नहीं नहीं, पर्पस क्या है? पर्पस शब्द का मतलब है कि तुम प्रैक्टिस क्यों देख रहे हो, तुम्हें वहां से प्रैक्टिस सवाल चाहिए या क्या चाहिए क्या? सवाल सर, सवाल चाहिए मुझे। सवाल मतलब तुम्हें टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए वो देखनी है, या फिर तुम्हें वहां से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ढूंढना है?
नहीं सर, मुझे टेक्निक भी देखनी है और ये भी देखना है कि कौन से जैसे पिछले टॉपर्स रहते हैं ना सर, मैंने उनकी वीडियोस देखी है, उन्होंने बोला है कि आप इन सारे पेपर भी देख सकते हो क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा। तो मैं क्या इन पेपर पे भी आपकी टेक्निक टेक्निक लगा सकता हूँ? टेक्निक नहीं लगानी है, टेक्निक मैंने स्पेसिफिकली सीएपीएफ के लिए बनाई है। ये ओके सेम सर। वाली सिविल के कुछ क्वेश्चंस में चल जाएगी, बाकियों में तो मैंने देखा ही नहीं है यार, मैंने एनडीए सीडीएस नहीं देखा है, तो वो मुझे नहीं पता वो चलेंगी नहीं चलेंगी, वो बैकफायर करेंगे तुम्हारा, फिर वो मोराल गिर जाएगा। सो वो रिस्क मत लेना, टेक्निक मत लगाना उनमें। तुमको वैसे देखना है ओके मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक वगैरह, तो हाँ एक आध साल का देख लो, उसका मैंने लॉजिक बताया है, ये कोई बहुत कूल फैक्ट नहीं है, एक ही टेबल है उसी पे 6-7 लोग बैठे हैं मोस्ट प्रोबेबली, वही लोग सबका पेपर बना रहे हैं। सो हाँ उनका जो फोकस एरिया है वो अभी बायोटेक्नोलॉजी, तो सब में बायोटेक्नोलॉजी पूछेंगे। ये एक बेसिक प्रेमाइस है, मतलब ये बेसिक कॉमन आइडिया है, और उसी पे ऐसी पेपर्स बनते हैं। सो अगर इस पर्पस से तुम देख रहे हो यश, तो ठीक है देख सकते हो। बस इस स्टेज पे मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड ये नहीं करूँगा, क्योंकि अब सिर्फ 4 हफ्ते बचे हैं। ओके ओके सर। थैंक यू सर। ओके ओके फाइन। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाना। ओके नाउ शिवम मधेशिया, प्लीज अनम्यूट एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जैन सर। जय हिंद। सर वो कोचिंग में सर टेस्ट सीरीज लगा रहे, सर उसमें नंबर नहीं आ रहे हैं आगे। किस 80 में? पे ही कितना अटक जा रहे हैं। किस में, पेपर 1 या पेपर 2? पेपर ऑन सर। यार अब इसका तो मैं क्या ही आंसर दूँ मुझे नहीं पता, वो कोचिंग वाले डिफिकल्ट बना रहे हैं, ज़्यादा फैक्चुअल बना रहे हैं, अपने मटेरियल से बना रहे हैं। बहुत से कोचिंग में ये भी एक दिक्कत होती है कि जो उन्होंने मटेरियल पढ़ा है उसी से पेपर बनाते हैं। तुमने उनका मटेरियल पढ़ा है, तुम्हारे नंबर आएंगे, नहीं पढ़ा नहीं आएंगे। तो अब वो ठीक है, वहाँ नहीं लगेंगे, और वहाँ मेरी टेक्निक्स भी नहीं लगेंगी, तो तुम्हारे नंबर हमेशा ही गिरे रहेंगे। यस सर। तो अब देखो, कोचिंग के पेपर तुम दे क्यों रहे हो, मैं इसमें बस एक ही सेंटेंस समझाना चाहता हूँ। ये कईयों के साथ ये दिक्कत है, लोग शर्माने में मतलब पूछने में शर्माते हैं। कोचिंग में नंबर नहीं आते तो खराब लगता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं सर अभी भी बहुत स्टूडेंट काम ही करना हूँ। ठीक है, कोचिंग में नंबर नहीं आते खराब लगता है, बट हम बोले किसको, ये दिक्कत है। कोचिंग के पेपर दे क्यों रहे हो? ताकि एक्चुअल पेपर में ज़्यादा नंबर आए। सो अल्टीमेट गोल क्या है, एक्चुअल पेपर। सो प्रिपरेशन कभी भी कोचिंग के मॉक एग्जाम के लिए मत करना। जो पीवाईक्यू के थीम्स हैं, जो पीवाईक्यू का आइडिया है, उसी पे चोट मारते रहना। नंबर खराब आए या अच्छे आए, जो तुम्हारा पर्पस है ना, कि तुम 2 घंटे में खुद को आदत डालना चाह रहे हो एग्जाम की, ताकि तुम उस दिन पैनिक ना करो। अगर आज कोचिंग वालों ने एक लेंदी पेपर दे दिया और तुम्हारा पेपर छूट रहा है, तो तुम उस प्रेशर को फील करोगे। सो कल जब यूपीएससी दे देगा 60 पन्ने का पेपर लेट से, और तुम्हारा वो पेपर छूट रहा होगा, तो तुम वो प्रेशर ऑलरेडी एक दो बार फील कर चुके हो, तो तुम्हें कम डरावना लगेगा, तुम थोड़ा अच्छे से हैंडल कर पाओगे। ये पर्पस है कोचिंग के पेपर देने का। सो बस इससे इतनी एक्सपेक्टेशन रखो, मार्क्स वार्क्स की मत रखो। सॉल्यूशन देख लो, उनके करंट अफेयर और यूपी सीएपीएफ के करंट अफेयर कई बार क्लैश कर जाते हैं, फंस जाते हैं, तो थोड़ा बहुत इसका फायदा हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोचिंग में नंबर बढ़ाने की कोशिश मत करना अलग से, क्योंकि अल्टीमेट गोल कुछ और है, तुम भटक जाओगे फिर अपने गोल से। सर इकोनॉमिक्स में सर काफी दिक्कत होता है सॉल्व करने में पेपर। बाकी तो बेसिक आता है नॉर्मल सर वो, पर वो अलग ही कुछ पूछा करते हैं। ठीक है यार, तो कोचिंग कोचिंग में परेशान मत हो, ठीक है। वो 80 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 80 क्या मतलब 60 भी होंगे तो क्या ही दिक्कत है, मतलब मेरे तो नहीं आते थे, मतलब मेरे तो अभी भी, मैं सिविल विविल के पेपर देता हूँ, अभ्यास वगैरह होते हैं नेशनल लेवल पे, नहीं आते नंबर, कोचिंग में नहीं आते हैं। फाइनल पेपर में हूँ मैं एकदम, तो 40 नंबर ऊपर हूँ, 20 नंबर ऊपर हूँ। इस बार तो मतलब सीएपीएफ में 50 नंबर ऊपर हूँ, और मेरे से अभी कोई पेपर दिला लो कोचिंग के, मैं एकदम ही बिलो एवरेज चला जाऊंगा, मेरी परसेंटाइल होगी 40-35। कोचिंग के लिए हम तैयारी थोड़ी कर रहे हैं। नहीं आ रहे, ठीक है, नहीं आ रहे हैं, उसकी इकोनॉमिक्स हो रही है ना, उसके पीवाईक्यू की इकोनॉमिक्स हो रही है, दैट्स इट, खत्म। चिल मारो, ये सब ये होता रहेगा, ये आज नहीं है, अभी 2 हफ्ते बाद भी होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ लास्ट वीक में उसको देखना भी मत। उसके सॉल्यूशन से जो नोट्स बनाए हो उसको बस देख लेना, उनको मत देखना। ओके, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। ओके फाइन। अपूर्वा, यू कैन अनम्यूट। हेलो सर, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। सर। मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ और नॉन साइंस बैकग्राउंड से। सो अभी मैंने थोड़ा बहुत साइंस प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि मतलब मैंने पहले प्रीलिम्स के बाद क्वेश्चन पेपर्स देखे, तो मुझे कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे।
तो मैंने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा यूट्यूब से, 6-7 क्लासेस जो भी था उन सबको पढ़ा, बट मैथ्स क्वेश्चंस तो मतलब अभी भी मुझसे बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। लाइक मैं वो करती ही नहीं हूँ। मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती हूँ, तो मैं अगर मैं मैथ्स की कर रही हूँ तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि कोई इंजीनियर का इंसान होगा कि कोई दूसरा इंसान होगा, वो फटाफट क्वेश्चंस कर रहा है और मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, तो उससे मुझे बहुत फोमो हो जाता है, तो मैं बहुत क्वेश्चंस छोड़ देती हूँ। तो जीएस से मतलब मैं 80 स्कोर कर लेती हूँ, मतलब 80 तक, 70-80, बट मुझे लगता है अगर मैं मैथ्स और साइंस ऐसे छोड़ूंगी तो मतलब बहुत नेगेटिव रहेगा ऐसे। ओके, पहली चीज़ जो तुमने साइंस की अपनी स्ट्रेटजी बताई, उसमें पहली दिक्कत ये है, अगर तुमने उस लेक्चर से नोट्स नहीं बनाए, एक तो मुझे लेक्चर नहीं पता वो मतलब कहाँ से वो लेक्चर ट्रस्टवर्दी है या नहीं, बट प्रिज्यूमिंग कि वो लेक्चर एनसीईआरटी को पूरा पूरा कवर कर रहे हैं, और एनसीईआरटी भी 11th-12th वाली नहीं, 9th और 10th की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो 9th और 10th को पूरा कवर नहीं कर रहे हैं तो फिर 9th और 10th की एनसीईआरटी कर लो, वो नॉन निगोशिएबल हो गया आप, क्योंकि बाकी लोग वो करके जा रहे हैं और सीएपीएफ में वहीं से यूपीएससी पेपर बना रहा है। सो अगर तुम नहीं करोगे तो तुम डिसएडवांटेज में हो, ऐसे सीधा 15 नंबर 20 नंबर के डिसएडवांटेज में हो। और ये मैं मतलब लोअर वैसा बता रहा हूँ, मतलब ये कोई बहुत वेग नहीं है, ये एक्चुअल एनालिसिस है। 15-20 नंबर का तुम्हें शॉक लगेगा। साइंस कवर कर लो वैसे एनसीईआरटी से, और अगर तुमने वो साइंस कवर करवा दी है उन्होंने एनसीईआरटी से वहाँ से, सो तुमने जो नोट्स बनाए हैं अब बस उसको रिवाइज करना, अब लेक्चर पे मत जाना दोबारा। ठीक है, वो याद नहीं आएगा एक्चुअल एग्जाम में, ये एक जेन्युइन दिक्कत होती है। ये मेरे को नहीं समझ आ रहा कि बाकी एग्जाम्स में नहीं होता, ये सीएपीएफ में पता नहीं क्यों इतना क्रेज क्यों है मैराथन क्लासेस का। मैराथन क्लासेस नंबर नहीं बढ़ाता है, मैराथन क्लासेस बस तुम्हें एक वो क्या बोलूँगा, एक वो स्यूडो एक बिलीफ दे दे देता है कि तुम कुछ कर रहे हो, दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, यू आर रीडूइंग द एंटायर थिंग अगेन इन अ डिफरेंट वे। सो तुम्हें ना पिछला वाला याद है ना नया वाला याद रहेगा। सो जो भी लेक्चर देखो उसके नोट्स लिख लो हैंड रिटन, और अब सिर्फ वो नोट्स याद करने हैं। अगर तुमने मैराथन क्लासेस देखी तो उसके नोट्स बनाओ पहले, और फिर अब सिर्फ वो नोट्स रिवाइज करना, तब जाके वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पूर्वा। जब ये हो जाए, अगर तुम साइंस में यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो, अब पीवाई क्यू देखो, और फिर अब ये देख लो कि ठीक है ये फंस रहे हैं। साइंस से ही तुम्हें, अगर तुम बोल रहे हो 80, तो साइंस से तुम्हें अच्छा खासा मतलब बम्प मिले, मार्क्स का जंप तुम्हारा 20-25 का हो जाएगा साइंस से सिंपली। और ये मैं ये अगेन मैं थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट ही बता रहा हूँ, क्योंकि साइंस का अपना शेयर 26-27 क्वेश्चंस का है, मल्टीप्लाई बाय 254। सो ये यहाँ से ठीक ठाक बन जाएगा। और जो तुमने मैथ्स की बात कही, यूपीएससी उसे मैथ्स मानता ही नहीं है, एंड फ्रेंकली मैं भी नहीं मानता, क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं आती है, मुझे एक्चुअली में मैथ्स नहीं आती, मैंने 2016 के बाद मैथ्स टच ही नहीं की है। बट मुझे रीजनिंग आती है और मैं सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व कर सकता हूँ। सो वो प्योर रीजनिंग है, तो पहले दिमाग से निकाल दो कि वो मैथ्स है, वो प्योर रीजनिंग है। वो एप्टीट्यूड का पेपर है, वो एप्टीट्यूड वाले सवाल हैं। और जो मैंने अभी टॉपिक्स मेंशन किए थे ना, इनको तुम बेसिक बेसिक, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है और तुमने जीएस पूरा कर लिया और तुमने कहा है कि प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया है, सो बाकी तो तुम्हारा सॉर्टेड है। राइटिंग में जो भी मैं पेपर 2 के दो वीडियो डालूंगा उसको अच्छे से देख लेना, पेपर 2 भी सॉर्टेड हो जाएगा। और तुम थोड़ा बहुत लिखते रहना, कहीं कोई बूट कैंप कहीं कुछ ले के लिखते रहो। पेपर 2 सॉर्टेड है, पेपर 1 तुम्हारा 80% सॉर्टेड है। घुमा फिर आगे बस तुम्हारी टेंशन है मैथ्स। मैथ्स में ये कर लेना जो मैंने टॉपिक्स बताए, इन पे जा जाके आधे आधे 1-1 घंटे की कुछ छोटी छोटी वीडियोस होंगी, एसएससी किसी की भी हो, सिंपल बेसिक वाली वो वीडियोस देख लो। और फिर पीवाईक्यू अटेम्प्ट करके देखो, होंगे सॉल्व। बहुत ज़्यादा नहीं होंगे बट वो होंगे। अब इस पॉइंट पे तुम्हारी मैथ्स वीक है तो बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। बट हाँ, अगर तुम 30-40 आवर्स मैथ्स में डिवोट कर दो, 40 आवर्स, इनफैक्ट 50 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट हाँ 40-50 आवर्स किया जा सकता है इस पॉइंट पे डिवोट। और उसको ऐसे ही प्लान करो कि मैं पीवाईक्यू करूँगी, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं यूट्यूब से देखूंगी वो वैसे करेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स बस कर लूँगी और उसी को रिवाइज कर लो। सो मैथ्स में मार्क्स सडनली जंप करेगा अगर यही इन्हीं टॉपिक्स को टारगेट करो। इन जनरल मैथ्स की प्रिपरेशन इस पॉइंट पे मत करना। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट मैथ्स एंड साइंस, और बाकी तो तुम्हारा आई थिंक सॉर्टेड है। हैव आई क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स अपूर्वा? सो एक्चुअली मैथ्स मैंने पढ़ा हुआ है और लकीली इस बार सी सेट में मेरा 90 तक जा रहा था स्कोर। ओके। सो बट प्रॉब्लम ये है कि इस CAPF एग्ज़ाम में सब क्वेश्चंस एक साथ हैं, तो मतलब मेरे माइंड को प्रोसेस करने में बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है कि मैं अभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रही हूँ, मैं साइंस के क्वेश्चंस कर रही हूँ, फिर बीच में मैथ्स का क्वेश्चन है,
हाँ हाँ हाँ, सो ये मैंने तो वेबिनार में बताया था। आई यस, नो तुम कहाँ जा रही हो। हाँ, इस क्वेश्चन के साथ मेरे साथ सेम इशू है। मैं मैथ्स के साथ एक्सेप्शनली कंफर्टेबल हूँ, बट जब मैं अपनी टेक्निक्स लगा रहा हूँ उसके बीच में जब मैथ्स आ जाता है मेरा मूड ऑफ हो जाता है। सो मैथ्स करनी नहीं है, मैं मैथ्स को मानता ही नहीं, मैथ्स लास्ट में करेंगे। सो जब मैं अपने टाइम स्टैम्प डिस्कस कर रहा था तो तुम्हें याद होगा मैंने एक सेंटेंस कहा कि 45 मिनट पे अगर मेरा कोई टाइम स्टैम्प है, सो वो उस पे है कि मेरे को मैथ्स हटा के 100+ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस टाइप का कुछ टाइम स्टैम्प है, या 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो मैथ्स करो ही मत ना, मैथ्स को पूरा लास्ट में धकेल दो, या बीच में जब तुम फर्स्ट राउंड पूरा सॉल्व करके OMR फिल कर लेना, उसके बाद मैथ्स, उसके जस्ट बाद मैथ्स करो। OMR फिल करते टाइम क्या होता है, हम लोग पानी पीते हैं, ब्रेन को ब्रेक मिल जाता है, वो 8-10 मिनट उसने मस्त सर्कल भरा है, वो उसकी LKG की यादें ताज़ा हो गई, बढ़िया कलर किया है, और फिर अब तुम उससे जो करवाओगे वो फ्रेश माइंड से करेगा। सो वो तुम मैथ्स तब कर सकते हो, मैं तभी करता हूँ, और फिर मैं बहुत ब्रेक नेक स्पीड पे मैथ्स कर लेता हूँ और फिर वो खत्म हो जाता है। सो जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है उसमें दिक्कत ये आ रही है तुम्हारे साथ कि तुम ऑलरेडी, दिमाग तुम्हारा थका हुआ है जब तुम वहां पहुंच रही हो, या तुम्हारा दिमाग उस जोन में नहीं है। सो उनको क्लब करो और एक साथ सॉल्व कर लो, ये ट्राई करके देखना। और कोई डाउट अपूर्वा? नो सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। राघव, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। हेलो सर। हेलो। सर एक ना मेरे को हिस्ट्री के लिए सर बहुत ज्यादा फोमो हो रहा है। मतलब मैंने लास्ट ईयर भी सर मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, बट पेपर वन में सर अराउंड मेरे 96 नंबर आए थे, हम्म। तो वो नहीं हो पाया था। और अभी भी सर मतलब हिस्ट्री मतलब मैंने सब कुछ किया, लाइक जैसे जो बेसिक बुक्स होती हैं, थीम्स वन, थीम्स टू, थीम्स थ्री और PYQ भी, बट बहुत ज्यादा सर वो फोमो हो रहा है हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न कहाँ से की है? सिर्फ मॉडर्न में पूछ रहा हूँ। सर स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम और थीम्स थ्री। स्पेक्ट्रम कितनी बार की है? सर 2-3 बार मैंने करी है पूरी अच्छे से। तो मॉडर्न थोड़ा सॉर्टेड होगा, मैं पूरी सर हो हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मॉडर्न की बात कर रहा हूँ। सर है, मॉडर्न है है ना मॉडर्न? सर। हाँ, तो अब हाँ। मैं बाकी के लिए बता देता हूँ, ठीक है। ये मुझसे कल रात में ही ग्रुप पे किसी ने डाउट पूछा था, तो मैंने अच्छे से एनालिसिस करके देख लिया एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर का। इसके साथ हो क्या रहा है, पिछले 5 साल के अगर तुम सवाल एक साथ देखो, एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, सो क्वेश्चन तुम्हें डुएबल फील होंगे पिछले 5 साल के एक साथ देखो तो। बट अगर तुम सिर्फ 2023 और 24 के देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट हैं, और बिना टेक्निक के तो होंगे ही नहीं। इनफैक्ट एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर इज द रीजन फॉर द फॉलिंग कट ऑफ। ये जो हर साल जो है 20-20 नंबर का जो है क्या बोलोगे, डिप आ रहा है, टर्बुलेंस टाइप से एकदम प्लेन गिर रहा है, ये इसकी रीजन एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर इज वन ऑफ दोज रीजंस। उससे पहले वो बहुत ईजी थे। सो अब ये ना सिविल सर्विसेज लाइंस पे थोड़ा बना रहे हैं कि एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर नहीं हो पाएगा। सो दिस इज दैट। एंड सिविल सर्विसेज का, ओके ओके ओके। हाँ, सो अब ये एक चीज़ मैंने अलग से नोटिस की है। अगर तुमने एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के लिए बेसिक बुक कर लिया है, बेसिक से मेरा मतलब है कि 11वीं 12वीं की जो वो है, एंशियंट की एक बुक है, एक मिडिवल की, और एक इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट है, वो रेड हाँ कलर सर। की। अगर ये तीन कर लिया और इनके फोटो के नीचे वाली इंफॉर्मेशन और जो भी एक्स्ट्रा है वो ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी फालतू जो मेन ठीक कंटेंट है। पेज पे नहीं लिखा है, वो सब अगर ठीक से कर लिया और उसको 2-3 बार कर लिया, तो अब जो तुम कर सकते हो क्वेश्चन, हम्म। वही सब कर सकते हैं। और जो तुम नहीं कर ठीक। पाओगे, चिल मारो, टेक्निक लगाओ, किसी को नहीं आता रूम में, इसलिए कट ऑफ ठीक। कर रही है। ठीक ठीक है, है तो सर। आप परेशान मत हो ना। एक जो मेरे को इकलौता वियर्ड जो चीज़ मुझे लग रही है, जो मेरे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे भी इस साल हो जाए, वो हो क्या रहा है, 2 साल से CAPF में एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर डिफिकल्ट पूछ रहे हैं। सिविल सर्विस में ऑलरेडी ये हो चुका है, UPSC की वही टीम ये काम ये ऑलरेडी कर चुकी है, कई साल एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर डिफिकल्ट पूछा गया है। देन सडनली पिछले 2 साल से सिविल में उन्होंने उसको इजी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। खुलेआम टॉपर स्टॉक में ये बात हो रही है कि हमने एंशियंट मिडिवल किया ही नहीं जिंदगी में, हम इतनी रैंक ले आए हैं। सो अब वो सेम चीज CAPF में कर सकते हैं, 2 साल उन्होंने कर लिया, उनका मन भर गया है डिफिकल्ट सवाल पूछ के। अब हो ठीक। सकता है कि वो इजी सवाल पूछे, अगर वो इजी पूछेंगे यहीं से आएगा, अगर वो डिफिकल्ट पूछेंगे किसी से नहीं होगा। ठीक है, सो तुम ठीक। बस ये 3 बुक कर लो एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के लिए, इन्हीं को 2-3 बार हाँ। पढ़ लो, हो तो हो, ना हो ना हो, तुम कुछ अलग ठीक है। नहीं हो, बस उतना ही है, तुम्हें कट ऑफ के आसपास ही रहोगे, ये तुम सॉर्टेड है। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। सो आई फिर एक थिंक। चीज और थी सर। हाँ, बोलो बोलो।
सर जैसे ना मैंने सारे सब्जेक्ट्स को सर अच्छे से बहुत रिवाइज किया विद पीवाईक्यू के साथ भी, मतलब सेक्शनली सर्च मतलब हर चीज प्रैक्टिस करी है। तो सर अब जैसे मेरे को जैसे सपोज सर पॉलिटी रिवाइज करना है, तो सर मैं दोबारा लक्ष्मीकांत उठाता हूँ, वो तो सर बहुत अब अच्छा सा नहीं लगता है। तो सर उसके लिए सर क्या मैं कोचिंग के जो मॉक्स होते हैं उस पर रिलाई कर सकता हूँ सर? मतलब जैसे पॉलिटी का मेरे को प्रैक्टिस करनी है तो 100, तो फिर सेक्शनल टेस्ट लगा लिया, उसमें लाइक 100 150 क्वेश्चन होंगे, तो बस वही वही देखूं, तो उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी सर। जो गलत होगा तो दोबारा बुक से उठा के देख लो। कर सकते हो, बट इसमें एक दिक्कत है। इसमें वही दिक्कत है जो मैराथन क्लासेस अटेंड करने वाले लोगों के साथ होती है। तुमने एक नया अच्छा। सोर्स उठा लिया। आर यू गेटिंग? हम्म। तुमने ठीक। लक्ष्मीकांत जिस पे तुम्हारा स्ट्रांग होल्ड था उसको हाँ। लूज किया, उसको छोड़ दिया। अब तुमसे वो लक्ष्मीकांत वाले सवाल भी नहीं होंगे। और कोचिंग के तुम कितनी बार रिवाइज कर लोगे? 2 बार 3 बार। कोचिंग के सॉल्यूशन भी नहीं होंगे तुमसे। तो अब हो क्या हम्म। रहा है कि तुम उसको सप्लीमेंट करने की जगह सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हो। सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। अपनी जो बेसिक है ना, लास्ट के 4 हफ्ते बहुत क्रूशियल हैं। इसमें जो तुम करोगे 1 बार 2 बार, वही एग्जाम में याद आएगा। सो ठीक। जिस पे हाथ साफ है उन्हीं चीजों को करो। सो ऐसा कर लो कि मोस्ट क्रूशियल टॉपिक निकाल लो। पीवाईक्यू हम्म। देखो, तुम्हें दिख जाएंगे। पार्लियामेंट है, फंडामेंटल राइट है, हाँ। डीपीएमपी है, अमेंडमेंट्स है, वो दिख जाएंगे। एकदम दूर से दिखेगा वो। सुप्रीम कोर्ट है, जो है उनको उठा लो। उनके लक्ष्मीकांत रिवाइज कर लो। और लक्ष्मीकांत में भी तुमने कुछ ना कुछ अंडरलाइन कर ही रखा होगा, बस हाँ वो सर। रिवाइज कर लो। बाकी के लक्ष्मीकांत के टॉपिक छोड़ दो। तुम्हें यही दिक्कत है ना, लक्ष्मीकांत टाइम ज्यादा ले रहा है, हम्म। बाकी के छोड़ दो। और 100 वो सवाल करने में कितना टाइम लगेगा, करके देख लो जो एक्स्ट्रा और तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है। कोचिंग को तो यार 100 पुराने हैं सवाल, वो 100 हम्म। पूरे कर देंगे कुछ भी अनशन डाल के। सब जरूरी थोड़ी है। जो तुम्हें पता है कि ठीक। जरूर पीवाईक्यू के बेसिस पे उसके सॉल्यूशन को अपने नोट्स में ऐड कर लो, या उसको 3 4 बार पढ़ लो, उसको रिवाइज कर लो, बात खत्म। ये हो गया। ठीक है सर। ठीक। तो तुम्हारा मन भर जाएगा, शांति हो जाएगी, दोनों टच भी हो गए। और तुम अपने ट्रैक से वो अनवेवर भी नहीं हुआ तुम्हारा फोकस। सर मतलब बस इन 4 हफ्तों में जो पुराने सोर्स यूज करे हैं हाँ, और कुछ प्लस नया नहीं। पीवाईक्यू, बस हाँ, बस बस बस, कुछ कुछ अच्छा। कुछ ठीक नया है। नहीं। यही है पूरा ठीक क्रक्स, है। यही है। नया जहां उठाओगे डूबना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक ठीक है और सर, वो अब मैं घबराहट में करूँगा। ना, इसी पॉइंट पे लोग नया उठाते हैं, घबराहट में। क्योंकि रिवीजन हो हाँ नहीं सर, रहा। यही हो रहा है। लक्ष्मीकांत बहुत मोटी है, स्पेक्ट्रम भी मोटी है। अब तो सभी सारी बुक्स मोटी है यार, साइंस कोई पतली थोड़ी है। पतली है तो फिर वो पूरी फैक्चुअल है, तो समझ नहीं आ रही तो वो भी मोटी है। मैथ्स हमसे सॉल्व नहीं हो रही तो हम क्या करें, एसएससी के वीडियोस ले ले, टेक्स्ट बुक पे कोर्स खरीद लें। यही टाइम है वो, मतलब वो रायता फैलाएंगे वो, तुम जो ऑलरेडी तुमने प्रिपेयर कर लिया है। स्टैटिक की मैं हम्म। बात करो, सारी जिंदगी यही पढ़े हो। उसी में हम्म। तुम्हारे नए सोर्सेज इंट्रोड्यूस कर देंगे तुम्हारी जिंदगी में। ये इस समय नहीं करना है। इस सर पॉइंट पे यही हो नहीं। रहा था। ठीक है, उन्हीं पे यही हो रिलाई रहा है। करो। ठीक। एक्स्ट्रा तुमको कुछ करना है जिंदगी में, मैथ्स नहीं किया अब करनी है तो अब कर लो, ठीक है। सो दैट्स इट राघव। सौरभ वर्मा, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैंने लास्ट ईयर में सीए का एग्जाम दिया था। सॉरी, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, एक बार फिर से रिपीट करना। सर मैंने लास्ट ईयर में सीए का एग्जाम दिया था, ओके। तो उसमें मैंने 91 अटेम्प्ट किए थे। मेरे मार्क्स 110 हुए। ओके। बट जो बाकी, जैसे मैंने उसी साल सीएससी का भी दिया था, तो उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कर दिया। वो मैं सोच के दिया था कि इसमें मैं एक्स्ट्रा मतलब रिस्क नहीं लूँ। तो वो चीज़ था, तो मेरे वहाँ से लगभग वही 34 क्वेश्चन के आसपास छूटे थे। तो जो मैंने एनालाइज किया उसमें यह था कि साइंस के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन ये वाले मुझसे नहीं हो रहे। तो ये तुम अभी सीएपीएफ मैं, की बात कर रहे हो ना? साइंस और हाँ सर। करंट अफेयर नहीं हो रहे, सीएपीएफ, ओके। हाँ। हाँ। उस टाइम नहीं हुए थे, मतलब पेपर में भी नहीं थे, और अभी मैंने लगाता हूँ जब पेपर पिछले 8 10 साल का लगा है तो उसमें भी साइंस और करंट अफेयर्स वाले ही जो थे, तो वो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहे। वही मुझे क्वेश्चन था कि नंबर कैसे इम्प्रूव करें, लाइक अच्छा, तो 110 तुम्हारे है साथ तो। 3 दिक्कत है अगर मैं समराइज करूँ। एक, तुमने 91 अटेम्प्ट किया है, तुम ये पूछना चाह रहे हो कम है कि ठीक है ना? हाँ। दूसरा, तुम ये पूछना चाह रहे हो कि साइंस में, सॉरी साइंस था और करंट अफेयर, हाँ दूसरा साइंस। हाँ। साइंस में अभी और बता दूंगा हाँ। एक बार और फिर करंट अफेयर। ठीक है और तो सर एक चीज ये था कि नंबर मतलब कैसे 110 से थोड़ा 30 नंबर और एक्स्ट्रा कैसे ला सकते हैं इन चीज़ों में। क्योंकि जो ठीक 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 है। सिविल सर्विसेज वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मेरे गलत नहीं हुए, मैं तुम्हें आई सही नो, आई नो, कर। आई नो। देखो 91 पे अगर तुम 110 पहुंचे हो तो फिर तुम्हारा स्टैटिक पे अच्छा कमांड है। 91 पे 110 से ज़्यादा नहीं आएगा।
ठीक है, बहुत अच्छा दिन रहा तो हाँ आ जाएगा, बट यूजुअली 91 पे जो बेस्ट केस सिनेरियो होता है वो यही है 110। अगर कट ऑफ 97 गई है तो 91 पे तो देखो दाल नहीं गलने वाली। तुम्हें चाहिए 130 140 चाहिए आई थिंक। वो तो यस तभी आएगा जब तुम थोड़ा और खेलोगे। वो थोड़ा और तुम ऐसे खेलोगे जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम्हें आता है खेलना। पेंसिल उठाओ, 91 मार है ना, उसके आगे के ट्राई करके देखो, थोड़ा बहुत हाथ पैर पटको देखो पेंसिल के पॉजिटिव जा रहे हैं या नेगेटिव। टेक्निक्स लगाओगे। 91 के बाद यार तुम समझ रहे हो तुमने 35 सवाल छोड़े हैं। मोस्ट यस प्रोबेबली ये जो 34 सवाल तुमने छोड़े हैं इन 34 में से कई क्वेश्चंस में टेक्निक लगी है लास्ट ईयर। तुम अपना एक्चुअल क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, और जो 35 सवाल मैंने करवाए उनको देखना, क्रॉस वेरीफाई करके देखना। और मैंने कोई ऐसी लॉजिक तो नहीं बताया जिसके लिए अलग से कोई रॉकेट साइंस लग रही है। पूरे हमारे कोर्स में कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो एकदम ही इलॉजिकल लगी हो तुम्हें। सब तुम्हारे दिमाग सोच सकता था, बस तुमने उस डायरेक्शन में कभी सोचा नहीं। अब तुम सोच सकते हो, अब तुम प्रैक्टिस करके जा रहे हो। सो कोई एक ऐसा नंबर दिमाग में मत रखना। जब तक क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, यही स्ट्रैटेजी रखना। सो इसी पे मूव करो। एंड ये हो गया तुम्हारा अटेम्प्ट का। सो अटेम्प्ट यार बढ़ाना होंगे, 110 तक ले जाओ। मतलब ठीक है सर। क्योंकि तुम्हारा वो स्ट्रांग है सिविल वाला पोर्शन, तो तुम यहाँ पे मार्क्स उठा रहे हो। बट अब के पेपर बन ही रहे हैं सिविल जैसे, तो कुछ दिन में तुम्हारा वो भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं बचेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट सवाल पूछना बंद कर दे रहे हैं धीरे धीरे करके। हम्म, सो नेक्स्ट ईयर अगर इसी लाइन पे गया जिस पे 23 और 24 बना है, तो तुम्हारा वो बहुत ज़्यादा वहाँ से तुम मार्क्स नहीं उठा पाओगे। सो 110 से गिरेगा अगर तुम 91 पे ही रुके रहे तो। दुनिया आगे बढ़ रही है, तुम वहीं पे रुके हुए हो, तो तुम पीछे हो जाओगे ना। ठीक है। ये दिक्कत आएगी। दूसरा, तुम्हें ज़्यादा अब खेलना सीखना होगा। सो टेक्निक्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करो, तुम्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेंगी टेक्निक्स। जैसे ही तुमने ठीक है अपना सर। सिनेरियो बताया, सबसे ज़्यादा बेनिफिट तुम्हें टेक्निक्स करेगा। तुम ऐसे देखो कि हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया और तुमने जो छोड़ दिए 34, उसमें से कितने क्वेश्चन कॉमन है। अगर 10 12 भी कॉमन है तो फिर ठीक है, मतलब तुम्हारे तो वो नंबर रखे हुए थे, बस तुम्हें टेक्निक्स इस साल आई हैं। ठीक है, तो ये करो। साइंस साइंस का हम्म, कुछ नहीं है यार। 8th 9th 10th कर लो, तुम्हें बहुत ज़्यादा मन है वैसे 9 10th से भी काम बन जाता है। 8th 9 10th 3 3 बार कर लो। एनसीईआरटी खरीदो मार्केट से, पेंसिल से उसमें तुम कर लो कि तुम्हें क्या करना है, या पेन से। और फिर नेक्स्ट टाइम पूरी एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं है। जो भी तुमने पेंसिल से या पेन से जॉटिंग की है या अंडरलाइन किया, बस उसी को रिवाइज करो। एक बार रीड करोगे, 2 बार रिवाइज करोगे, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है क्योंकि बाकी की चीज़ें तुम्हारी हो रखी हैं। ये कर लो यस सर। 3 बार। 50 घंटे या कितना लगेगा, 3 एनसीईआरटी, हाँ 50 60 घंटे भी अगर लगते हैं 3 फुल रिवीजन और वो सब करने में, इट्स वर्थ इट। सो इस पॉइंट पे वो किया जा सकता है, क्योंकि 27 सवाल 26 सवाल बहुत ज़्यादा है और ये लो हैंगिंग है। यस तो सर। ये कर लेना। एंड तीसरा था तुम्हारा करंट अफेयर। हाँ, तो करंट अफेयर यार मैं, मतलब करंट अफेयर में तो मैं यही बोलूँगा कि अगर तुमने कोई मंथली मैगजीन कहीं से कर रखी है, विजन या कहीं से कुछ भी, सो वो एक बार रिवाइज कर लो अगर सीएससी के लिए कर रखी है। अगर नहीं कर रखी है, तुम्हें सीएपीएफ स्पेसिफिक चाहिए। और जो मैंने हम्म, अपने इंट्रोडक्शन क्लास में आई थिंक वेबिनार में बताया करंट अफेयर के लिए, कि डिफेंस के कुछ टॉपिक्स हैं वो क्रूशियल हैं, उनको देख लो, उनको थोड़ा ध्यान ठीक से है। देख लेना। अगर वो नहीं किया और अब ना पेपर फॉर्म हो गया, तो अब तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ो, मंथली मैगजीन कुछ भी करो, वो काम नहीं आएगा, पेपर बन गया है। सो अब तुम क्या करते हो वो मायने नहीं रखता है। अब अगर तुम्हारे में तुम में से किसी का ये सवाल है कि न्यूज़पेपर छोड़ सकते हैं, छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। बट अभी के पहले वो कर सकते हो, वरना मैंने ना यहाँ पे सर का, हेमंत सर का डेली डिस्पैच करके आता है, वेबसाइट पे मिल जाएगा, फ्री में है डेली डिस्पैच, और हम्म, उसी से बनता है मंथली मैगजीन। सो इनकी मैंने मंथली मैगजीन देखी है, इसके कुछ मतलब ये बढ़िया है, मतलब मैंने एक्चुअली में देखी है, बहुत बढ़िया, बढ़िया इन द सेंस कि इजी टू रीड है। जैसे विजन और इन सब में दिक्कत क्या होती है, एक तो सीएपीएफ स्पेसिफिक है, दूसरा हाँ हाँ। अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, अगर इजी टू रीड का मतलब है कि लैंग्वेज ना सरकारी नहीं है। विजन विजन वाले क्या हम्म, करते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। मेजॉरिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यही कर रहे हैं कि वो कॉपी पेस्ट करके 110 120 की बना देते हैं। सो वो डिफिकल्ट है। ये हम्म, स्पेसिफिकली सीएपीएफ के लिए है, और ये ना इजी टू रीड, मतलब हमारी वाली इंग्लिश में लिखा हुआ है, इज ऑफ एकदम ऐसे करके आसान सा। सो यहाँ से बस ग्लैंस कर लो, और सिर्फ 6 महीने का करंट अफेयर करना है। सो जनवरी टू जून, दैट्स इट। ये उठाओ, और क्लिकेबल इंडेक्स है, जाओ वो सब देख लो, उसमें देख लो। और अब ना एनालिसिस यूपीएससी भी पूछ रहा है, और ये जो डेली हम्म, डिस्पैच आते हैं जो इनके हेमंत सर के आ रहे हैं, हेमंत रावे, ये मंथली मैगजीन, ये एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो इनका एनालिसिस भी रीड कर लेना, हो जाएगा। एनालिसिस वगैरह रीड कर लोगे, हो जाएगा, ये मैंने जेन्युइनली देखा है। और अगर तुमने कोई और कोचिंग कर रखा है और उससे कंफर्टेबल हो ऑलरेडी,
तो बस वो 6 महीने उठा के कर लो, दैट्स इट। अगर नहीं किया तो फिर मैं इसका बता सकता हूँ, तो यहाँ से कर लो। सो ठीक है सर। ये ऐसे कर लो। एंड न्यूज़पेपर, हाँ, और ये उन लोगों के लिए भी सही है जिन्होंने न्यूज़पेपर स्किप किया पिछले 6 महीने। यूपीएससी हर पेपर में, अब वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, न्यूज़पेपर की तरफ ज़्यादा टिल्ट कर रहा है। एंड आई थिंक अगर तुम सीएससी बैकग्राउंड वाले हो सौरभ, तो तुमने सुना होगा कि न्यूज़पेपर का सर रोल पिछले 2-3 साल में हर एग्जाम में यूपीएससी ने बढ़ा दिया है। तभी तो कोचिंग यस सर। इंडस्ट्री कर्व होगी। और हाँ ये पूरी मंथली मैगजीन न्यूज़पेपर से ही बन रही है, ये इंटरनेट के रैंडम सोर्सेज से नहीं बन रही है, तो वो इसमें भी बेनिफिट होगा। तो ये कर सकते हो, ट्राई कर लो। 2 दिन 3 दिन लगा के खत्म हो जाएगा, 6 महीना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 70-80 पेज के बुकलेट है ये। तो मतलब मैं मई तक लगभग मैं न्यूज़पेपर पूरा किया था, मतलब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया था, तब 6 महीने का मैं पढ़ा हूँ। बट ओके ओके उसका ओके। मैंने नोट्स नहीं बनाया, तो फिर वही मैं देख लो, सोच रहा एक था कि बार लास्ट ग्लैंस में। कर लो, क्या जा रहा है। फ्री में है, वेबसाइट पे डली है, ठीक है। डाउनलोड करो, ग्लैंस कर लो, क्लिकेबल इंडेक्स से कुछ अच्छा लगे निकाल लेना। मन करे वहीं ठीक है अंडरलाइन सर। करके छोड़ दो, ट्राई कर लो। और नहीं तो किसी और चीज़ पे रिलाई करना तो कर सकते हो। बट एनालिसिस ठीक है। पूछ रहा है अब यूपीएससी, तो कोई ऐसी हाँ। बुकलेट पकड़ना, ऐसी नहीं कि वो एकदम चंपक टाइप लिखे कि मतलब ये एक 4 स्टेटमेंट लिखा फिर नेक्स्ट आर्टिकल, 4 उसके हम्म। पॉइंटर्स दिए नेक्स्ट, नहीं। अब अच्छे से वो पूछ रहे हैं, एकदम तमीज से पूरा प्रॉपर पूछा जा रहा है सवाल, घुस घुस के पूछ रहे हैं। और इसमें नहीं पूछ रहे तो पेपर 2 में पूछ रहे हैं। तो अब वो, मतलब वो क्या बोलते, कॉर्नर्स कट नहीं किए जा सकते। ठीक है। ठीक है सर। सर दैट। एक चीज और ये पूछना था कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड होते हैं, जैसे कि कोई अवार्ड हो गया, किसको क्या मिला है, बेस्ट एक्टर का हो गया, या फिर पीएससी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, हम्म। तो इनमें मतलब हर पेपर में 10-12 ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो जिसमें मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो चीज आप कैसे अटेम्प्ट करते थे, लाइक अगर आप पूरा करते थे तो 10-11 मुझे पिछले 10 साल में ऐसे ही क्वेश्चंस मिले हैं जिनमें समझ कुछ गया नहीं कर समझ पाए। गया। ये तुम एकदम ही ब्लाइंड गेस की बात कर रहे हो, ये यस सर, है हाँ, एक ब्लाइंड। सौ पंद्रह के बाद तुम क्या करोगे, ये है ना वो। यस। यस सर। ये मैं नहीं सिखाऊंगा। ये मैं इसलिए नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैं सिखा नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई साइंस नहीं है, ठीक है। ये मतलब साइंस हम्म। है, मैं हमेशा खुद को लॉजिक, जब तक मेरा दिमाग लॉजिक नहीं देता मैं टिक नहीं मारता। साइंस है, बट ये मैं सिखा नहीं सकता, क्योंकि यार ये ना बहुत बहुत ज़्यादा गट फीलिंग है, प्लस मेरे एकदम ही मैं आदमी कैसा, और मैंने 1 लाख एमसीक्यू जब सॉल्व किए ना, तब जाकर के स्किल सेट मुझे आया कि मैं कुछ भी तुक्का फेंक सकता हूँ। तो और हम्म। वो वहां से मैं 8-10 नंबर निकाल, वो बहुत ज़्यादा नंबर मैं भी नहीं निकाल पाता उसमें से, मैं 20 क्वेश्चन करूंगा तो अच्छा। 8-10 निकाल पाऊंगा। तो ये जो 20 ब्लाइंड गेस हैं, इसकी मैं ना प्रैक्टिस करवा सकता हूँ ना ये सजेस्ट करूंगा इस पॉइंट पर। ये बहुत ज़्यादा जब तुम मेटा एनालिसिस करोगे, बहुत बहुत ज़्यादा पेपर सॉल्व करोगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि घुमा फिरा के ह्यूमन साइकोलॉजी अगर तुम डिड्यूस कर हम्म। सकते हो, तो वो घुमा फिरा के वो उतने में ही खेलते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। तो तुम काउंटर साइकोलॉजी कुछ इस टाइप का, रिवर्स साइकोलॉजी कुछ लगा के की जा सकती हैं चीज़ें। अच्छा यही है कि ये लो हैंगिंग फ्रूट्स की तरह इनको ट्रीट करो, और कोई एक सीएपीएफ स्पेसिफिक बुकलेट लेके पढ़ जाओ। अब जो अवार्ड हम्म। तुमको नहीं आता, वो हम्म। इस जूम कॉल पे किसी को नहीं आता, वो तुम्हारे रूम में किसी को नहीं आता, वो किसी तुम्हारी बिल्डिंग में किसी को नहीं आता, ये मान लो और आगे बढ़ो। वो मतलब वो मैटर नहीं करते। वो हमेशा होगा, तुमको ठीक है। एक अवार्ड आता है, दूसरे वाले को दूसरा आता है, तुम्हारा वाला नहीं आता, तुम्हें उसका अवार्ड नहीं याद है। अब यार ये तो हमेशा हम्म। होगा। तो ठीक है, इसमें टेंशन मत लो। एनीथिंग एल्स। ठीक है सर। सर जैसे इन सब क्वेश्चन में एक चीज जो मैंने देखा था, जैसे किसी प्लेस का नाम दिया है तो 3 ऐसे देगा जो एकदम कॉमन रहेगा, एक ऐसा रहता है कि अगर वो आंसर नहीं है तो ऐसा कभी सोचेगा नहीं बनाते टाइम, तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन में लग जाते हैं कि ये जो तुम्हारा चीज। रिस्क है, मैं हाँ। ये ना सिखाऊंगा ना मैं इस पे कमेंट करूंगा। ठीक ये है सर। तुम्हारा रिस्क है। और इसमें मैं बस हम्म। एक सजेशन दूंगा कि ये जो देखो, ये थर्ड लेवल एनालिसिस है, इतना तो तुम्हें समझ आया होगा। ये हाँ सर। सबसे रिस्की है, ये एम्पिरिकली डिराइव्ड एविडेंस की तुम अब बात कर रहे हो, हम ऑलरेडी ठीक बहुत है। रिस्की जोन में घूम रहे हैं, और इसमें तुम सबसे दूर जाना चाहते हो। हाँ सो अब हाँ। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, और ये निगेटिव में नहीं जाएगा, मैं अभी भी यही बोलूँगा, ये निगेटिव में नहीं जाएगा। बट ये तुम्हें खुद ही डिड्यूस करना होगा। और इकलौता सजेशन जो टिप मैं तुम्हें दे सकता हूँ ये है कि तुम ये जो भी एम्पिरिकली डिराइव निकालना, वो 2022 के पीछे मत जाना, और सीएपीएफ के अलावा किसी और में मत जाना। ठीक है सीएपीएफ 2022, 23, 24, और मैथमेटिकली प्रूफ निकालना। अगर तुम्हें लग रहा हम्म। है कि ये 3 में ऐसा है, ये ऐसा लग रहा है, टोटल गिनना, टोटल कितने ऐसे सवाल थे और कितने में लगा, तो फिर ये लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। अगर तुमने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया इस मेथड से,
सो तुमने बेसिकली 25% हटा दिया है, सो तुम्हारे 33% चांसेस है सही होने के। समझ रहे हो, एकदम हम्म, प्योर स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे डिराइव करना ये। ठीक है सर। तो अब ये करो, ये तुम्हारे ही ऊपर है, गुड लक। ओके, थैंक सो यू। नेक्स्ट सोनिया, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा डाउट ये कि आज मेरी फर्स्ट क्लास है, तो जो प्रीवियस क्लास है मैं उनको कैसे असेस कर सकती हूँ? एक्सेस तो है यार, वो मतलब फर्स्ट क्लास इन द सेंस, अच्छा ये फर्स्ट है, ओके। हम्म, तो अभी तक तो तुम्हें कुछ नहीं समझ आया होगा, बट ठीक है। पीछे जाके जब हेमंत्रा वेबसाइट पे तुम जाओगी जहाँ से परचेज़ किया, वहाँ पे क्लिक करोगी तो अब तुम्हारे में तुम्हें एक्सेस मिल गया है, जैसे तुमने पे कर दिया। सो तुम वहाँ पे सारे क्लासेस लिखे हैं, और तुम एक वो आई थिंक हेल्पलाइन नंबर भी है, व्हाट्सएप वाला भी है, उस पर भी कांटेक्ट कर सकती हो। यहाँ पे कोई हेल्प कर देगा। वरना तुम वहाँ जाओगी तो वहाँ पे बहुत सिंपली वो सारे क्लासेस और वो कितनी ड्यूरेशन की हैं और सीक्वेंस में है। ठीक है, तो तुम इंट्रोडक्शन क्लास, फिर 2024 की 3 क्लास है, ऐसे ऐसे करके पूरा देख सकती हो। एनीथिंग एल्स? टोटल 3 क्लासेस हुई हैं अभी तक। नहीं, टोटल 8 क्लासेस हो गई हैं, 12 का प्लान है, हो सकता है 13 हो। 3 या 4 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। Q&A सेशंस ऑब्वियसली हमारे वीकली हैं, वो लाइव होंगे। 4 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 8 क्लास हो चुकी हैं। एंड सर बाकी क्लासेस का टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग इन वो वीडियोस हैं, वो क्लासेस नहीं हैं। ओके, ओके ओके, वो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। फाइन। ओके, थैंक यू सर। ओके, शुभम, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। शुभम, who has raised his hand, can unmute and ask his question. Okay, that's fine. Sonia, you can unmute and ask your question. So sir, I've already asked. Okay, okay, fine. That's fine. Shubham, you can ask. Hello. Hello. Yes, sir. I'm audible. हाँ, you are audible. Go on. Yeah. हाँ सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और सीएसई भी देना है मुझे, तो अभी मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए सर? अभी करंटली तो मैं ये मंथ में प्रेफरेबली पीवाईक्यूज एंड रिवाइज करना चाह रहा हूँ। इससे पहले प्री भी दिया है 2 टाइम मैंने। Okay. और अच्छा, तो अभी तो प्लान ऑफ एक्शन तो क्या यही है कि 28 दिन है, सो CAPF दे लो पहले ठीक से। और ये सब एज इट इज, मतलब अगर तुम CSC के बाद CAPF में आ रहे हो तो कुछ चीज़ें तुम्हारे काम की नहीं है, बट जब तुम CAPF से CSC की तरफ जाते हो तो ये पूरी नॉलेज तुम्हारी एज इट इज CSC में काम आ जाती है। सो ये सबसेट बोल सकते हो। इनफैक्ट पेपर 2 इंग्लिश का कंपलसरी पेपर ही है जो वहाँ मेंस में पूछा जाता है। तो तुम एज इट इज़ बस अभी यही प्लान ऑफ एक्शन रखो कि ये पूरा प्रिपेयर करते रहो, और बस CAPF पे टारगेट करो। और CAPF जो भी, जैसे इंट्रोडक्शन क्लास, और अब तो तुम कोर्स का पार्ट हो तो तुम्हें पता है कि जैसे जैसे बताया गया है, जो बुक लिस्ट है, जो चीज़ें बताई गई हैं, वैसे ही प्रिपेयर करो। पेपर 2 लिखते रहो लिखते रहो। कहीं नहीं लिख पा रहे हो तो यहाँ कुछ बूट कैंप या कुछ कहीं ज्वाइन कर लो और लिखो, या घर में किसको पैसे दो और लिखो यार, बस लिख लो। रिफिल ख़त्म होनी चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। ये कर लो एंड दैट्स इट। बस ये कर लो, 28 दिन बस ऐसे ही करो। कुछ दिक्कत आ रही है तो फिर नेक्स्ट Q&A सेशन में पूछ लेना कि स्पेसिफिक तुम्हें दिक्कत क्या आ रही है। प्लान ऑफ एक्शन यही है कि सिर्फ CAPF करना है, 28 दिन, दिन रात 280 घंटे, और कुछ नहीं। कुछ और? ओके सर, ओके नहीं फाइन। सर। श्री, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Hi sir, हेलो। this will be my second attempt for the CAPF exam. Sir, last time मेरे marks 96.77 थे, which is 0.67 lesser than the cutoff. So अभी sir problem यही आ रहा है कि the number of questions which I'm getting wrong is slightly on the higher side, जो कि फिर negative में translate हो जाते हैं, and which brings me slightly. अटेम्प्ट So कितना कर रहे हो? so yesterday I solved 2023 wala, so the attempt was around 106. और नेगेटिव कितना जा रहा है? तो yesterday मतलब कल बहुत क्वेश्चन मैंने कितने सोच गलत थे? समझ के 37. अच्छा, और बेसिक आई थिंक तुमने पूरा कर लिया है, मतलब। yes sir, 6 are ओके done. ओके Sir, ओके last time I think current affairs नहीं था, so this time current affairs is also done. ओके 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 फाइन। यार अब इसका तो यही सॉल्यूशन है कि
37 वो गलत क्यों हुए हैं ये एक अलग सवाल है, और इतने ज़्यादा गलत क्यों हुए हैं ये एक अलग क्वेश्चन है। मतलब तुम पर क्वेश्चन जाके एनालिसिस करो ना कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ क्यों। सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट का यही तरीका है कि तुम्हारा वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। ऐसे ओवर आर्किंग मतलब इन सबको एक अम्ब्रेला में मत डाल दो कि मेरे 37 गलत हुए, क्यों हुए, बाकियों के वो सही थे क्या, होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा नीचे हो आई थिंक। सो ये एक बार देख लो पूरा कि तुम्हारे गलत कहाँ हो रहे हैं। पहले वो खुद को जाके सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज देखो कि क्या हो क्या रहा है। साइंस ज़्यादा गलत हो रही है, सो मे बी साइंस याद ना हो। पेपर अटेम्प्ट करते टाइम दिक्कत क्या आ रही थी कि मुझे याद नहीं आ रहे, या धुंधला याद आ रहा है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी नहीं याद आ रही है, ये दिक्कत है, या फिर तुम्हें दिक्कत है कि मुझसे टेक्निक्स ठीक से लग नहीं पा रही हैं, मैं गलत लगा दे रहा हूँ। सो पहले ये डिड्यूस करो कि तुम्हें दिक्कत आ क्या रही है। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि तुमने कल ही पीवाईक्यू किया तो अभी वो दिमाग में वो थॉट्स ताज़ा होंगे। पेपर को लो, 1 घंटा बैठ के अच्छे से एनालिसिस करो वो 106 सवाल में जो 37 गलत हुए वो क्यों हुए हैं। ठीक है, एक बार ये डिड्यूस करो कि हुए क्यों हैं गलत, फिर तुम समझ जाओगे कि क्या दिक्कत है। उसके बेसिस पे आगे प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। ऐसे हवा में नहीं करो मतलब, और उसको एक अम्ब्रेला ऐसे मत डाल दो कि मेरे बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। तुम कम करोगे तो मुझे तुम्हें ये थोड़ी पता है कि कौन से वो 37 गलत हैं। ठीक है, तुम 106 नहीं करो, तुम मैं कहूँगा 95 करो। बट वो जो तुमने 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन छोड़ दिए, वो 11 क्वेश्चन, वो सही वाले हुए तो तुमको कैसे पता कि वो वही 37 में से गलत वाले होंगे जब तुम नहीं करोगे तो। तुम क्वेश्चन स्किप करने के टाइम पे तुमको थोड़ी पता है कि यार वो गलत होगा कि सही होगा। जब तुम रिस्क ले रहे हो तो फिर ये देखो कि गलत हो कहाँ रहे हैं। 106 कोई बहुत ड्रास्टिक वैसा नंबर है, तुम 120 बोलते तो मैं कुछ अलग बोलता। 106 तो परफेक्टली डुएबल नंबर है। मेजॉरिटी लोग जिनके अच्छे मार्क्स है वो इसी के आसपास हैं। 106 110 100 से 110 इसी के आसपास हैं। 110 115 तक जा रहे हैं, तो ये नंबर सेफ है। तुम्हें एक बार वो पेपर का एनालिसिस करना होगा। आराम से बैठ के तसल्ली से 1 घंटा 1.5 घंटा देके करो, वो ढूंढो कि क्या दिक्कत है। ओके। Yes, sir. ओके Sure. फाइन। एंड नाउ ये मोटरोला H40 Neo, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। यस सर, माय नेम सर अंशुल पटेल। ओके सर ओके। मेरा डाउट ये था कि हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था सर, अब्दुल रज्जाक वाला। उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एक हमारे सेकेंड, पास ईयर और प्री-एग्जिस्ट क्वेश्चन नंबर बताओ यार, ऐसे कैसे याद आएगा। ईयर 2024। 24 क्वेश्चन नंबर बताओ। सर क्वेश्चन नंबर सेट मेरा बी है तो 20 है। तुमने मेरा काम बढ़ा दिया। अच्छा चलो। नो सर, आप समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे। अच्छा अब्दुल चलो रज्जाक का चलो। क्वेश्चन था। हाँ हाँ। इसके ऑप्शन थे जैस्मीन, लोटस एंड हैबिकस एंड रोज करके। अच्छा तो उस अच्छा 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 क्वेश्चन में हाँ। प्रॉब्लम ये था कि प्री एग्जिस्ट नॉलेज में 70 लोटस क्वेश्चन थोड़ा नंबर सा पड़ा हुआ था, 70। बट उसका ओके। आंसर उन्होंने रोज दिया है। तो क्या करें, मतलब अगर कोई प्रीएग्जिस्ट नॉलेज अपने पास है और उसको ज्यादा प्रेफरेंस दें या फिर मींस टेक्निक्स पे जाना जाए। अच्छा एक बस एक मेरे को 30 सेकेंड दो, मैं रीड कर रहा हूँ। अब्दुल रज़ाक, थैंक यू शुभम 70 बताने के लिए। ट्रैवलर विजयनगर रेफर टू प्रिजर्व नोटेबल सीम एज नेसेसरी एज फूड, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, टू द पीपल ऑफ द विच वाज बीइंग रेफर्ड अब्दुल रज़ाक जैस्मिन लोटस हिबिस्कस रोज। यार ये तो अब तुमको थोड़ा सा ब्लाइंड खेलना होगा। आप तुम्हारा डाउट क्या है एक बार स्पेसिफिकली बताना इस क्वेश्चन पे। डाउट ये था कि एनसीईआरटी पढ़ते वक्त हम्म, विजयनगर का जो चैप्टर था उसमें हाँ हम लोगों ने लोटस टेम्पल की मतलब वहां से पढ़ा हुआ था। हाँ तो एग्जैक्ट आंसर तो इस क्वेश्चन का पता नहीं था, तो सोचा कि हो सकता है लोटस इसका आंसर होना हाँ। चाहिए। बट लोटस तो आंसर है नहीं, रोज है। ओके तो जब लोटस एक। आंसर आया देन हाँ उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा सा और मतलब इवॉल्व करने की कोशिश की। तो समझ में आया कि जो ऑप्शंस दिए हैं जैस्मिन, लोटस एंड हैबिकस एंड रोज, तो ब्लाइंडली जो गुड़हल है उसको तो हम लोग हटा सकते हैं। जितनी डिटेलिंग क्वेश्चन में दी है कि भोजन जितना आवश्यक प्रतीत होता है हाँ। ऐसा कोई फ्लावर होना चाहिए। हम्म। तो भोजन के अकॉर्डिंग देखा जाए या फिर हम लोग कल्चर के बेसिस पे देखें तो लोटस या रोज ही है जिसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर उसमें से भी जाए तो रोज पे जाना चाहिए आई थिंक, बिकॉज अब हम लोग अगर मैरिज वगैरह में भी देखते हैं तो रोज को जाना या किसी को गिफ्ट देना होता है
तो क्या इस तरीके से थिंकिंग करके रोज की तरफ जाएं, या जो हमारी प्रीएग्जिस्ट नॉलेज एनसीईआरटी की जो नॉलेज है कि लोटस टेम्पल चूंकि विजयनगर डायनेस्टी में था तो लोटस की तरफ जाएं? ये एक्चुअली में क्वेश्चन नहीं था। फाइन, क्वेश्चन अच्छा है। आंसर थोड़ा सा शॉकिंग होगा, बट ये आंसर सुन लेना। ओके सर। मुझे नहीं पता तुमने जैस्मिन और हिबिस्कस कैसे काटा, बट मैं लेके चल रहा हूँ कि तुम्हारे जो भी लॉजिक लगाया वो ठीक है। मान लो कट गए। लोटस और रोज पे तुम आए। रोज वाला लॉजिक तुम्हारा इसलिए गलत है क्योंकि रोज हमारे कल्चर में तो था ही नहीं यार। ये तो वो वैलेंटाइंस डे और ये ब्रिटिशर्स, और ये ब्रिटिशर्स भी क्या, ये अभी इंटरनेट के बाद आया है। वैलेंटाइंस डे का कॉन्सेप्ट और ये सब तो ये अभी आया है ना, अभी इंडिया में पॉपुलराइज हुआ है कि रोज इज फॉर लव। घंटा हमें क्या पता यार, रोज इज फॉर लव ये तो अभी बताया गया है हमें। हम लोग तो कुछ भी फूल दिए ओके जा रहे हैं पुरानी मूवीज में एक दूसरे को। तो वो नहीं है, रोज अभी आया है। मैं अगर ओके तुम्हारी जगह होता, मैं लोटस मारता 100 में से 95 टाइम्स। गलत है, मैं जानता हूँ गलत है, बट तुम लूसी से ज्यादा जानते हो तो तुम्हें मारने का मन कर रहा है तो मार दो। दूसरा, तुमने ये पढ़ा है कि लोटस टेम्पल का सिग्निफिकेंस था उस टाइम विजय एम्पायर में। यस सर। सो एज नेसेसरी एज फूड अगर बोल दिया गया है तो फिर बहुत बड़ी बात है। सो अब खा तो नहीं रहे हो फूल, बट उसकी इज्जत खाने जितनी है। तो हाँ, लोटस यस। जा सकता है क्योंकि उसका टेम्पल तुमने पढ़ा है। सो मैं लोटस ही मारूंगा 95% ऑफ द टाइम्स, अगर मेरी नॉलेज उतनी ही है जितनी तुमने अभी मुझे बताई तो। रोज मत मारो। तुम रोज अब जबरदस्ती जस्टिफाई कर रहे हो, वो बहुत बेयर, बहुत थिन लाइन है। आंसर सर देखने के लोटस ही बाद, मारा था, रोज को जबरदस्ती बस इसलिए किया जा रहा है बिकॉज अब आंसर उसके हाँ साथ अब रोज तुमने दे देख दिया लिया गया ना। है, तो वो उस तरीके से थिंकिंग आ रही है कि उधर जाना चाहिए नहीं था नहीं नहीं, बजाय कि अब मत लोटस जाओ, के, वो क्योंकि मैं वो तुम गट्स जंप कर फीलिंग रहे हो। एग्जाम माहौल में तो वो एनसीईआरटी वाली ही थी कि लोटस हाँ, टेम्पल का और मैं जिक्र था लोटस ही विजयनगर मारूंगा। टाइम में। सही है, हाँ। सही है, लोटस ही मारो, लोटस ही सेकंड मारो। सेकंड क्वेश्चन ये था कि जब हम लोग 2024 का पेपर देखते हैं तो वहां पे दो क्वेश्चंस थे जो कि वन लाइनर क्वेश्चन थे। फर्स्ट इज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वाला, एंड उसी के साइड में एक और क्वेश्चन था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि इसका जो पहला स्टेटमेंट जो है कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन 2022, एंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का भी कुछ कुछ स्टेटमेंट ऐसा ही अच्छा है अच्छा, कि इट वाज हाँ लॉन्च्ड याद इन आ गया, याद आ गया। 2015। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे यूपीएससी ने क्या किया कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट रखा है। और जब हम लोग अपने 2022 का पेपर देखते हैं तो वहां पे क्वेश्चन था एक राष्ट्र है, आई नो सुनो। श्रेष्ठ एक भारत श्रेष्ठ भारत। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। आज तो जो मैंने वीडियो उस रिकॉर्ड की है उसमें तुम्हारे इस हाँ। क्वेश्चन का आंसर है। वो वीडियो शाम को ओके डल जाएगी, उसके पहले 10 मिनट में ही तुम्हें, आई थिंक पहले 10-20 मिनट में तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। उस वीडियो में ये ओके। क्वेश्चन डिस्कस किया और मैंने बताया। इनफैक्ट अगर तुमने सारी वीडियोज अभी तक की देखी हो तो तुमने ध्यान दिया होगा कि मैंने एक हम्म। बार कहीं, आई थिंक 21 में या किसी और पेपर, 21 तो नहीं, 23 के पेपर में 21। कहीं एक बार बोला है, 23 के पेपर में कहीं, कि ये जो 2022 वाला, ये जब भी ईयर होता है ऑप्शन में तो वो गलत होने के उसके चांसेस कम है क्योंकि वो एंटी क्लाइमेटिक हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल एंगल मैंने समझाया है। और यार आज की ना वीडियो देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि ये क्यों इसमें सही है, इसमें दिक्कत नहीं है जब ये ऑप्शन में है। और जब ये स्टेटमेंट में चला जाता है, जैसे इन दोनों क्वेश्चन यस का सर, आंसर यस सर। देखो। एक्चुअली में मैंने वीडियो देखा नहीं, पर मेरी भी थिंकिंग इसी तरीके से आ रही थी कि अगर वो टू स्टेटमेंट में है हाँ तो आई हाँ थिंक ठीक जा रहा है, बट अगर हाँ, वन वो लाइनर उसको में आ मैंने रहा है वर्ड्स तो में डाला वो है। करेक्ट दे रहे हैं। उसको मैंने, जो तुम्हारी ये जो फीलिंग है, जो इमोशन तुमने अभी पकड़ा कि तुम उसको यस एक्सप्लेन सर। नहीं कर पा रहे हो, इसी को मैंने अपने वर्ड्स में पुट कर दिया है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो आज शाम में, आज रात में डल जाएगी। वो वीडियो देख ओके लेना, सर। वो क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके सर। एनीथिंग सर एल्स? थर्ड क्वेश्चन, एक वेट सर, थर्ड क्वेश्चन सर ये है, आई थिंक 2023 का ही पेपर है। उसमें एक क्वेश्चन था ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स वाला, उसका थर्ड स्टेटमेंट, बिटवीन द यमुना एंड दिल्ली and the Bay of Bengal, nearly 16,000 kilometer away, there is a drop of only 200 meters in elevation. तो सर बेसिकली देखा जाए तो ये एकदम कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट है, बट चूंकि एग्जाम हॉल है और हम लोग दिमाग में सेटअप करके रखते हैं कि फैक्ट डेटा अगर इस तरीके से आ रहा है तो थोड़ा सा डाउट करना चाहिए। तो वहां पे इट्स, डाउट किया और इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया गया और अल्टीमेटली क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया, बट यूपीएससी ने इसको करेक्ट आंसर माना। तो ऐसे स्टेटमेंट कैसे हैंडल करें? अच्छा ये है, द ग्रेट नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय बेसिन्स ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट, ओके तुम बस थर्ड स्टेटमेंट की बात कर रहे हो ना? यस सर, 1 एंड 2 तो क्लियर है, ठीक है थर्ड्स ठीक है का ठीक है। प्रॉब्लम। Between the Yamuna at Delhi and the Bay of Bengal, nearly 1600 kilometer away,
देर इज अ ड्रॉप ऑफ ओनली 200 मीटर्स इन एलिवेशन। तो हाँ मतलब मेरे मुंह से जब मैंने बोला तो ओनली सर्कल हो गया अपने आप, वो बोला ही ऐसे। फिर 200 मीटर है, 16 नियरली है, तो नियरली में 1600 चल जाएगा क्योंकि वो नियरली बोल रहा है, हाँ नियरली एक्चुअली तो चल रहा 1600 है, नहीं यस बोल सर, रहा। बट ड्रॉप ऑफ ओनली 200 मीटर इन एलिवेशन बोल रहा है। यार ये मेरे को फीलिंग से तो ठीक ठाक लग रहा है, बट हाँ तुम ये काट सकते हो, मतलब मैं तुम्हें डम नहीं बोलूंगा क्योंकि तुमने इसको काट दिया। बट सर ये काट ही दोनों साइड दिया जा था तो सकते हैं। रॉन्ग हो गया। अच्छा देखो ये चीज़ ने समझ लो, ये मुझे लग रहा था कि कभी ना कभी ये डाउट उठेगा और मुझे सेंटेंस बोलना होगा। अगर मेरी टेक्निक्स हर जगह सही लग गई, 100% क्वेश्चंस में लग गई या सही लग गई हर जगह, तो तुम्हारे तो 240 नंबर आ जाएंगे ना। तुम्हें तो सिर्फ यस 150 चाहिए ना। ये समझ आ रहा है। इन टेक्निक्स को हर जगह एकदम सही नहीं लगा पाओगे और ना ये लगेंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारे नंबर है उसमें मार्क्स बढ़ेंगे, 20 नंबर बढ़ जाएंगे, 30 नंबर बढ़ जाएंगे। मेरे 50 नंबर बढ़े हैं तो तुम 50, 60, 70 नंबर बढ़े तो तुम्हारे 20, 30 तो बढ़ेंगे ही। तो ये होगा। बट ये हर जगह एकदम सही नहीं लगेंगी, तो कभी अगर ये गलत लग जाए या कहीं कोई तुम एज इट इज एकदम सही टेक्निक लगाओ और तुम्हारे हिसाब से गलत हो गई, तो परेशान मत होना, ओवरऑल तुम बहुत ज्यादा पॉजिटिव में रहोगे। सर, एक थिंकिंग कर सकते हैं, उसी के नीचे का एक क्वेश्चन है, आई थिंक मैनी वाला, उसी के जस्ट नीचे ही है, ओके। हाँ बताओ। इसका फोर्थ स्टेटमेंट। हाँ। वहां लिखा है 33 मीटर्स। हाँ बट उसके अब आगे थर्टी पीछे थ्री कुछ मीटर्स में नहीं है। आपने बताया था कि 33 से 34 भी हो सकता है, 33.2 राइट? हुआ तो ही गलत हो हाँ, जाएगा 2 ना, हो सकता है, क्योंकि 1 हो नियरली सकता है। नहीं है। अब वहां पे उन्होंने ओनली नहीं लिखा कि ओनली 33। नहीं तो क्या ओनली हम इज लोग नॉट यहाँ द। पे ऊपर वाले क्वेश्चन में इस तरीके से थिंकिंग कर सकते हैं कि ओनली लिख दिया है तो वो एग्जैक्ट नंबर हो गया 200। अगर 200 मीटर्स लिखा होता तो शायद डाउट कर सकते थे। नहीं यार ये नहीं, ये अब बाल की खाल हो जाएगी। मतलब ये बहुत फाइन लाइन है, ये ओके, जब तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब समझ आएगा कि मैंने क्यों कहा कि ये बाल की खाल हो जाएगी। ये अब ओवर ओके, एनालिसिस है क्योंकि तुमको आंसर पता है। तुम सब तुम्हें ओके। 75 का आंसर पता और 74 का आंसर पता है, इसलिए अब तुम ये कर पा रहे हो। क्या तुम ओरिजिनली ये सोच सकते थे? नहीं ना। बहुत सर बहुत एग्जाम हॉल में तो नहीं सोच सकते, बट अभी हम लोग एग्जाम जस्ट छोड़ो, तुम प्रैक्टिस घर पे कर नहीं रहे सोच हैं, तो पाओगे। आई थिंक प्रैक्टिसिंग टाइमिंग तो इस प्रकार की थिंकिंग करनी चाहिए। प्रैक्टिसिंग की टाइमिंग मतलब जोन चल रहा है हाँ अभी, तो वैसे टाइम ये करो, ये एग्जाम प्रैक्टिस हॉल में करो। तो एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा, इतना क्लियर तो नहीं है, वहां पे कर पाएंगे। ठीक है यार, ये प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ बाकी क्वेश्चंस में जब अप्लाई करोगे तो मेजोरिटी में तुम पॉजिटिव में रहोगे और ओवरऑल अच्छा खासा पॉजिटिव मिलेगा तुम्हें, +20 का +30 का मिलेगा। बट हाँ यहाँ पे तुम स्ट्रगल करोगे क्योंकि अभी सीख रहे हो, तो बार बार गिरोगे, फिर उठ के फिर चलना सीखोगे, फिर गिरोगे। ये होगा। और कई बार धोखा हो जाएगा, पूरा पूरा तुमने पूरी एकदम सही टेक्निक लगाई, लॉजिक है तुम्हारे पास, साइंस है, डेटा बैक्ड है, सब कुछ है, धोखा हो गया। क्या करोगे? कुछ नहीं, फिर उठो, फिर लगाओ। एक आध बार गिरोगे ना, ओवरऑल पॉजिटिव में रहोगे। अगर तुम सब में एकदम सही लगा दोगे टेक्निक तो 28 दिन के बाद तुम्हारे 230 240 नंबर बन जाएंगे। यूपीएससी घर पे एक प्रोफेसर भेज देगी चेक करवाने के लिए कि इस आदमी ने चीटिंग तो नहीं की है। ठीक है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, चिल मारो। ये होगा। अब ये बहुत जगह होगा तुम्हें कि लगेगा लग रहा है बट नहीं लगा, या लग रहा था लगा भी दिया और गलत आंसर आ गया। सो ठीक है, ऐसी ओके प्रैक्टिस सर। करते रहना यार। और ठीक है। सर, जो आपका क्वेश्चन था मिलानो वाला, जो आपने बताया था अपने ओरिजिनल पेपर में, मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स वाला क्वेश्चन, 2024 का ही क्वेश्चन है। ओके। हाँ हाँ आगे बोलो। तो आई थिंक आपने मिलानो से कुछ वर्ड प्ले करने की कोशिश की, और जब स्टेटमेंट पढ़ा तो वहां पे कुछ ऐसा, क्योंकि एम्बल दिया हुआ था फ्यूचरा करके कुछ, तो वो वर्ड प्ले हो नहीं पा रहा था। और तो जनरली ऐसे स्टेटमेंट में ये थिंकिंग की जा सकती है कि अगर यूपीएससी एम्बल दे रहा है या मस्कोर दे रहा है तो अपनी तरफ से वो सही देगा, या फिर क्या क्या करें क्या ऐसे क्या दे क्वेश्चंस रहा में है? क्या। 2024 का जो क्वेश्चन है हाँ उसमें लास्ट लाइन रिपीट एम्बल करना। दिया हुआ है। नहीं, आपका सेट ए जो है उसमें आई थिंक, सॉरी, सेट बी में सेकेंड क्वेश्चन ही है, ओके। सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन, ठीक ठीक। सेट बी का थर्ड क्वेश्चन, 2024। ओके ओके, आगे अपना डाउट बताओ एक बार। डाउट ये है कि यहाँ पे जो एम्बल दिया है फ्यूचरा करके, हाँ 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 समझ तो गया अब समझ। जैसे मान लो याद नहीं है, जनरली याद ही नहीं रहती है इस नहीं तरह यार की वो चीजें, तो स्टेटमेंट का पार्ट है,
जो ईयर वाली चीज लग रही है वो यहाँ भी लगेगी, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, वो फैक्चुअल है, वो प्योर फैक्चुअल है। ठीक है, ये ओके होगा। ओके नेशनल गेम्स के भी कुछ ओके कुछ अलग अलग एम्बलम बनते हैं, कुछ अलग अलग वो चीजें बनती है, कोई मैस्कट दे देंगे, देंगे नेक्स्ट ईयर अगेन देंगे, वो किसी ना किसी गेम देंगे, उसका बोलेंगे इसका मैस्कट ये था ही नहीं, 10 साल पुराना मीन्स मैस्कट होगा। अगर सेकंड स्टेटमेंट या थर्ड स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है और उनके बीच में अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो मैं करेक्ट लेके चल रहा हूँ, ऐसा मान सकते हैं क्या? आ, यार तुम 2022 वाली वीडियो देखो, तुम्हारे इस डाउट पे ओ, क्लेरिफिकेशन मिलेगा, एक बार देखना, नहीं मिले तो ओ, नेक्स्ट Q&A में दोबारा पूछ लेना। ठीक है। ओके सर, ओके थैंक यू सर। फाइन देन, सबके डाउट्स हो गए। मैं बस एक ये चीज़ पे एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि अब आप मेरे कोर्स के हो तो, यार मेरी क्लास में ना पैसिव सर लिसनर। हाँ बोलो। सर मुझे एक चीज पूछना है। सर जो आप बता रहे थे 40 मिनट पे सर कितने क्वेश्चन कर लेने चाहिए, और सर मैथ का पोर्शन होता है वो कितने मिनट में खत्म कर लेना चाहिए, सर थोड़ा टाइमिंग के बारे में बता देते। यार ये नहीं बता सकते, इसकी दो वजह हैं। एक तो मैथ्स के सवाल कितने हैं हमें नहीं पता, वो 20 है, वो 14 है, वो 15 है, और तुम गिन नहीं सकते बीच पेपर में बैठ के मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स को थोड़ा पीछे कर दो या साइड या साथ में कर लो, जैसा भी है तुम्हारा। ये तुम्हें डिसाइड करना है अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे और अपने पेपर अटेम्प्ट करने के बेसिस पे कि कम से कम दो वो करने हैं राउंड्स। सो अब तुम बताओ कि तुम्हारा टाइम स्टैम्प कितनी देर पे है। ठीक है, ये सर तुम्हारा पर्सनल डिसीजन होगा हमेशा। सर मैं एक एवरेज पूछना चाह रहा हूँ, मैं 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैथ कितनी देर में, मैं CDS वगैरह देता हूँ मेरा क्लियर हो जाता है, तो मैं एक एवरेज पूछना चाह रहा हूँ कितनी देर में कर लेना चाहिए, मेरा पहला अटेम्प्ट है सर। 40 मिनट में तुम कहाँ होने चाहिए, तुम ये पूछ रहे हो? यस सर। और मैथ्स में बाद में करूंगा, ठीक है, मतलब जो। मैथ्स मैथ्स बाद में करोगे ना? और तुम 2 राउंड करोगे या 3 करोगे? सर 2 3 मैं तो इतनी ही करता हूँ। दो तो करने हैं। यस सर। ठीक है, तो मान लो 2 करोगे। तो फिर तुम 40 मिनट में होने चाहिए, मैथ्स तुमने हटा दी, तो तुम्हारे पास अब कितने, 105 सवाल बचे हैं। 105 में 40 मिनट में एक आदमी कहाँ होगा अगर उसको सवा घंटे में पहला राउंड खत्म करना है? अलॉन्ग विद OMR, 10 मिनट OMR के हटा दो। 105 मिनट, 65 70 40, टू थर्ड 105 का टू थर्ड होगा 60 65 70 के करीब, 65 70 रफली। सो OMR को हटा के। OMR हटा के, OMR अभी नहीं भरा है तुमने, ठीक है, 40 मिनट यस। में OMR नहीं भरा है तो तुम्हें 60 65 के आसपास कहीं होना चाहिए। यस सर। ठीक है, और मैथ्स नहीं किया है, OMR नहीं भरा है। यस सर। ठीक है, ये मतलब मैंने बस मैथमेटिकली जोड़ा है। फाइन देन। ओके चेतन जाधव, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट Q&A में लेंगे, बताओ। ओके सर, मुझे मतलब इकोनॉमिक्स के लिए मैंने लास्ट ईयर मतलब अभी भी सीएससी के लिए मृणाल पटेल किया था। हम्म। तो तो उसमें से जो कोर क्वेश्चंस होते हैं वो तो छूट जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि इलास्टिसिटी, मार्जिनल कॉस्ट, ऐसा कुछ, मतलब वो कंसेप्ट क्या है वो अभी तो पता नहीं मुझे, तो वो क्वेश्चंस कहाँ से टारगेट करें? अरे मतलब मैं क्या हो समझ रहा गया है? समझ गया, तुम पूछ रहे हो मृणाल कर ली तो मैक्रो हो गई, नेशनल हाँ इकोनॉमी वो सब भी हो गई, माइक्रो कैसे होगी, ये है मेन सवाल, है हाँ ना? हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बस ठीक है, थैंक गॉड तुमने पूछ लिया, मैं भूल ही गया था, मेरे नोट्स में लिखा ही है। सो थैंक यू। अब माइक्रो इकोनॉमी का, हाँ ये मुझसे कल रात में किसी ने पूछा, आई थिंक तुमने ही पूछा। मुझे, हाँ हाँ, मैंने ही हाँ पूछा था। हाँ। ओके, माइक्रो इकोनॉमी मैंने दोबारा गया और मैंने देखा, अगर मैं गलत हूं तो कोई मेरे को पॉइंट आउट कर देना बाद में ग्रुप पे। लास्ट क्वेश्चन 2021 में आया माइक्रो इकोनॉमी का, 24 23 और 22 में एक भी सवाल नहीं है माइक्रो का, मेरे को नहीं दिखा पर्सनली, और मैं मतलब इकोनॉमिक्स मेरे को उतना अच्छे से अब याद नहीं है, बट माइक्रो नहीं है पिछले 3 साल में। सो अगर 3 साल पहले लास्ट क्वेश्चन माइक्रो का आया है, तो फिर मैं यही बोलूंगा कि NCERT माइक्रो की छोड़ी जा सकती है, छोड़ दो। और UPSC अब नहीं पूछेगा, वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, इनफैक्ट वो इकोनॉमी में करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन जो न्यूज़पेपर में हल्ला मचाए हुए हैं उनसे पूछ रहा है। सो ये चिल मार के काम ये किया जा सकता है कि ये पूरा स्किप कर दो, ये टाइम बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत ख़राब है। सो ये कर लो। और अगर मैं तुम्हें फिर भी माइक्रो का फोमो है और तुम्हें करना है, मतलब मैं तुम्हारी जगह होता मैं टच भी नहीं करता, बट अगर तुम्हें करना है, बेसिक बेसिक चीज़ें करनी है, इलास्टिसिटी वगैरह, PYQ के सिर्फ माइक्रो माइक्रो इकोनॉमी के क्वेश्चन उठाओ, उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो, छोटे छोटे यूट्यूब वीडियो 5 मिनट 10 मिनट वाले, ऑप्शंस देखो, जो ऑप्शंस गलत हैं उनके प्रिपेयर कर लो। वो उन्हीं क्वेश्चंस को रिसाइकिल कर रहे हैं, उन्हीं ऑप्शंस को रिसाइकिल करेंगे, क्योंकि साइंस में बाकी हर जगह ही यही कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट। सो सिर्फ माइक्रो जी। इकोनॉमी के PY
PYQ 7-8 साल तक देख लो, और उसको रिसाइकल करके मतलब उसी पे थोड़े थोड़े से देख लो, घुमा फिरा के उनके पास उतने ही है। आई थिंक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे पूछा गया था लास्ट सवाल 2021 में, 4 साल पहले, और इलास्टिसिटी और एक आध बार कभी बीच में पूछा है। और सो ग्राफ्स पे भी पूछते हैं सर वो, हाँ, ग्राफ्स। इलास्टिसिटी और ये तो ये बस इन्हीं टॉपिक्स को करो, कोई एक्स्ट्रा कहीं कुछ नहीं करना। इनको ओके करो, 2 या 3 या बहुत ज्यादा बनेंगे 3 से 4 पेज के नोट्स बनेंगे, हैंड रिटन आराम से कर लो, वो खत्म हो गया। उसको अपने इकोनॉमिक्स के पे नोट्स के साथ ऐड कर दो, दैट्स इट। ओके। और सर मेरा मतलब ऐसा है कि लास्ट ईयर मेरे मैथ और साइंस में अच्छा मतलब ठीक ठाक रेशियो था। आउट ऑफ 47 मेरे अराउंड 38-39 बराबर थे। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है 75, उसमें से हार्डली 26 क्वेश्चंस बराबर थे मेरे, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा जीएस भी प्रिपेयर नहीं था अच्छे से, और करंट भी मैंने नहीं किया था। तो अभी क्या हो रहा है, मतलब अभी मैं इतना तो श्योर शॉट हूँ कि 130 तक तो ले आऊंगा स्कोर, लेकिन अभी अगर अल्टीमेटली रैंक मतलब अच्छी रैंक चाहिए तो 150 के प्लस स्कोर चाहिए। और हर सब्जेक्ट में मेरे 3 से 4 डुएबल क्वेश्चंस है जो रॉन्ग हो रहे हैं, तो उनको कैसे टैकल करें फिर? नहीं मतलब कर लास्ट ईयर मेरा पाओगे। स्कोर था 99 पेपर वन में था, जो कि लास्ट ईयर में प्रिपेयर नहीं था। अच्छा मतलब थर्ड ईयर को नहीं था नहीं, मैं लास्ट। समझ गया, आई हर्ड हाँ यू। हाँ। मैं समझ गया तुम क्या, वो कभी नहीं ओके। टैकल कर पाओगे। अगर तुम अपना स्टैटिक पूरा रिवाइज कर लो तो तुम 99 से तुम कह रहे हो 130 तक आ जाऊंगा, ठीक है आ जाओगे, उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो इसलिए नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि श्योर शॉट नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अनरियलिस्टिक अभी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। पर सब्जेक्ट 3-4 सवाल जो गलत हो रहे हैं वो होंगे, वो अब जब तुम्हें आंसर पता है इसलिए तुम्हें लग रहा है डुएबल है, हमारी टेक्निक्स देख ली इसलिए लग रहा है डुएबल है। 150 प्लस इस साल मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के जो वो हैं, क्या नाम है, बहुत से ग्रुप से सब में हूँ ऑलमोस्ट, उन सब में मैंने देखा, हम सब ने मार्कशीट्स वगैरह शेयर किए हैं, अभी तक मुझे सिर्फ 4 लोग मिले हैं जिनके 150 प्लस हैं। सो ये बहुत रेयर है। सो अगर तुम 150 प्लस टारगेट कर रहे हो तो ये तुम ऐसे क्रीम ऑफ द क्रीम में, 3.5 लाख में यार 4-5 लोग हैं 150 ऊपर वाले जो फाइनल लिस्ट में उनमें से। तो ये बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है इस पॉइंट पे। तुम 130-140 भी ला रहे हो तो तुम कट ऑफ से इतना ऊपर हो कि तुम्हारा अगर एवरेज भी गया इंटरव्यू तो तुम इन हो जाओगे। सो अब लेकिन सर अब हाँ पता है तो दिक्कत क्या आएगी, तुम एफर्ट बहुत ज्यादा डालोगे पेपर 1 में एट द कॉस्ट ऑफ पेपर 2, हाँ और रिटर्न वो देगा नेग्लिजिबल। ये दिक्कत आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसको 130 को 140, 150, 160 भी कर सकते हो यार, आए होंगे 160 भी कर लोगे, बट जो एफर्ट अब डलेगा उसमें तुम्हारा पेपर 2 रुइन हो जाएगा, वहां खींच दो नंबर 15, क्या दिक्कत है। पेपर टू भी ठीक ठाक प्रिपेयर है सर। मतलब लास्ट ईयर मैंने रिपोर्ट राइटिंग, चूंकि मैं सीसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो रिपोर्ट राइटिंग पता नहीं थी, तो फिर भी 77 मार्क्स थे मेरे लास्ट ईयर पेपर टू में। तो हम्म। पेपर टू हो जाएगा ये तो डैम श्योर में उसके लिए। और पेपर वन में क्या है, मॉक टेस्ट में भी मतलब सीएपीएफ एसी मेंटोर की जो मॉक टेस्ट थी उसमें भी 150 तक आ रहे हैं मेरे। लेकिन अभी जो पीवाई क्यू सॉल्व कर रहा हूँ उसमें मतलब कट ऑफ तो हर बार निकल जाती है, लेकिन वो 10-12 मार्क्स का मार्जिन रहता है सिर्फ, जो कि ज्यादा नहीं हो पाता। अच्छा, अगर लास्ट ईयर तुम्हारे 77 है और तुम्हें वो मतलब उसमें दिक्कत आई है पेपर 2 की, मैं पहले बात कर रहा हूँ, अगर हाँ फॉर्मेट वगैरह में दिक्कत आई है तो पेपर 2 पे अभी भी यार हाँ मतलब करो, मतलब तुम्हें 10 पेपर तो लिखने होंगे पेपर 2 के इस पॉइंट से। अब यहाँ से लेके अगले 28 दिन में 10 पेपर तो लिखो। इनफैक्ट मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि अभी से लेके, अगर तुम्हारे पास कोई टारगेट नहीं है तो ये है वो टारगेट, 10 पेपर लिखने हैं अगले 28 दिन में। ये ओके। लिखो, अब तुम हर दूसरे दिन लिख रहे हो और तीसरे दिन, कैसे तुमको जो जोड़ घटाव करना कर लो, 10 पेपर लिखने हैं तुम्हें, ठीक है रफली। ये करो, 10 फुल लेंथ पेपर लिखो, और उसके बाद अब तुम पेपर 1 पे जंप करो। और पेपर 1 में तुम्हारे साथ ये दिक्कत है कि ठीक है वहां आ रहे हैं, यहाँ 10-12 नंबर का ही गैप है। सो ये इंप्रूव हो जाएंगे, ये टेक्निक्स को प्रैक्टिस करो, जो 30 घंटे मैंने तुमसे मांगे ये इनको वैसे ही अप्लाई करो, कुछ यहाँ हाँ इंप्रूवमेंट होगा। और तुम जब मल्टीपल रिवीजन करोगे तो ये जो अभी जो तुम 10-10 नंबर का इंप्रूवमेंट बता रहे हो, 10-10 कट ऑफ से ज्यादा, ये 28 दिन के बाद डेफिनेटली बढ़ जाएगा ना। अगर तुम हाँ। मेरी टेक्निक्स को साइड भी कर दो तो भी तुम्हारा नॉलेज भी तो बढ़ेगा ना 28 दिन में। बहुत यार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, तुम सेकेंड थर्ड रिवीजन मार दोगे और बहुत सी चीजें रिवाइज करोगे, करंट अफेयर अच्छे से करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। सो ठीक है। ये दोनों चीज़ों से पेपर 1 हो जाएगा। पेपर 2 10 पेपर लिखो, इस पॉइंट के बाद ये मैं सबको सजेस्ट करूंगा, 10 पेपर तो लिखो। सो वो फुल लेंथ पेपर टाइम बाउंड मैनर में, वो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा।
के देन ठीक है सर, थैंक यू। फाइन फाइन फाइन। या सो मैं लास्ट इसी चीज़ पे एंड करूँगा कि यार ये जो मतलब मेरी क्लास में ना पैसिव लिसनर मत बनना। ये मैं बार बार एम्फेसाइज सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को मैं जानता हूँ मेरी कहानियां सुनने में और लॉजिक सुनने में बहुत मजा आता है, तो तुम लोग आराम से चिल मार के बैठ जाते होगे, बस सुन रहे होगे। पैसिव, थोड़ा एक्टिव लर्नर टाइप का बनो, पैसिव लिसनर नहीं, एक्टिव लर्नर बनना है। होगा क्या एंड में, तो मैं तुम्हें एंड दिखा के डरा रहा हूँ, पहले मैंने वार्न कर दिया। तुम सब इसी स्पेक्ट्रम पे लाई करोगे। कुछ लोगों के में ये टेक्निक्स लगा के, अब ये 30-35 सवाल पे टेक्निक लग रहा है, कुछ लोगों के 3-4 सवाल पे ये टेक्निक लगेगा फाइनल डे एग्जाम में 3 अगस्त को, और उनको मार्क्स का इंप्रूवमेंट होगा 5-7 नंबर का। दूसरे स्पेक्ट्रम पे कोई ऐसा आदमी होगा कि वो 35 सवाल में टेक्निक्स लग रही है तो वो 20 सवाल पे लगाएगा और उसके मार्क्स का इंप्रूवमेंट होगा 25 नंबर 30 नंबर का। अब तुम लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे रिलाई, मतलब लोअर एंड पे नहीं आना चाहते होगे, ठीक है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्टिव लर्नर बनो, थोड़ा मतलब उसमें एंगेज करो, खुद से थोड़े इनिशिएटिव्स लो। जैसे यहाँ पे कई लोगों ने अच्छे डाउट्स पूछे पेपर 1 से रिलेटेड, कि उन्होंने खुद ही हाथ पैर पटका, खुद चीज़ें की, ट्राई किया कि यार कुछ हो सकता है क्या, कहीं कुछ और मतलब ट्रिक लगाई जा सकती है, कोई टेक्निक कुछ ढूंढा जा सकता है। सो जो मैंने बताया एटलीस्ट इतना तो कर ही लो, ये 30 घंटे अच्छे से दो, दिमाग लगा के, पैसिव मोड में मत देना, पेपर सॉल्व मत करना, इंगेज करते हुए। बस जो मैंने बताया 35 सवाल, बस उन पे नहीं औरों पे भी थोड़ा स्ट्रगल करो। जब माइंड फ्रेश हो तब ये करो, सो के उठो तब ये करो, इससे ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होगी, ठीक है। सो लोअर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम पे बेनिफिट के मत रहो, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ो, कि एकदम 20-20 25-25 नंबर, मतलब पॉइंट है कि ये कोर्स पे इतने मतलब जाके एकदम भाई कट ऑफ बढ़ा दो बिल्कुल बढ़िया, इस साल लगे कि कुछ, हाँ कुछ ढंग का कुछ कट ऑफ बढ़ी है, ठीक है। तो ये पर्पस है। और अगले 28 दिन के लिए मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि सर कुछ मतलब अगले 28 दिन में क्या करें, कुछ अलग करें, मतलब ये 28 दिन, एक ने तो ये भी लिखा मुझे मैसेज कि ये 28 दिन कितने क्रूशियल हैं, ये 4 हफ्ते, मतलब चार, तब आई थिंक 4.5 हफ्ते बचे थे। सो अभी मैंने रिसेंटली F1 मूवी देखी है, जोसेफ कोजिंस्की की है, बहुत बढ़िया। उसमें एक डायलॉग है इसका ब्रैड पिट का, 3 लैप्स इज अ लाइफ टाइम, अगर किसने देखी हो तो पता होगा। सो मैं यही बोलूँगा, दिस how you are going to spend the next 4 weeks will literally decide how you are going to spend the next 4 decades of your life in the most literal sense। तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल दो और इस 4 हफ्ते को एकदम अच्छे से जियो, मतलब कुछ लगे कि मतलब एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ में तुम्हें फील हो, वो 3 तारीख को जब तुम वापस आओ तो तुम्हें लगे कि यार मतलब ठीक है, कुछ हमने अपना सब कुछ दे दिया, अब कुछ नहीं बचा था। अब जो भी होगा ठीक है, वो बाद में जब होगा तब होगा, बट हमने अपना सब कुछ दे दिया। सो उस टाइप से एकदम, और 4 हफ्ते बहुत होते हैं, ठीक है। सो इसी नोट पे मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ, और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप ग्रुप पे रेस कर सकते हो, वरना नेक्स्ट Q&A सेशन में रेस कर लेना। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय एंड गुड लक। एंड वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, चिल मारो, 3 या 4 दिन में हमारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, रैप अप कर दूंगा मैं। सो यू कैन लीव नाउ, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।